नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आपकी, क्या हाल चाल सभी के। वेरी 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 गुड इवनिंग। कैसे सभी? आयुष, गुलफान, अनुराग, मोहिनी, दिव्यांशी, साधना, रंजित, शिवम, सृष्टि, कैसे हैं सभी, क्या हाल चाल सभी के। हाँ, हाउस द जोश, हाय है। हैप्पी बर्थडे सर जी, सत्यम कुमार, थैंक यू बेटा, थैंक यू। चलिए, तो हम करते हैं क्लास की शुरुआत। अरे नहीं भैया, मेरा बर्थडे नहीं है आज, मेरा बर्थडे नहीं। हाँ, आई एम 3 minutes लेट, डोंट वरी, आई नो दैट, बिकॉज बैच 2 इज रनिंग वेरी लेट, सो वी रन फास्ट इन दैट, सो टाइम गोज वेरी इधर उधर से, टाइम नॉट पता चलेंगे, तो फिर आपके पास आने में लेट हो जाती है। हाँ, न्यू चैप्टर पढ़ना है हमें, लेकिन जैसे कि आपके बीच में काफी सारे बच्चे थे जो बोल रहे थे कि सर हमें होमवर्क के जो क्वेश्चंस थे उनमें काफी सारे डाउट्स है, तो आज की जो मैंने स्पेशल क्लास रखी है, ये स्पेशल क्लास जो है वो केवल और केवल और केवल क्वेश्चन डिस्कशन की क्लास है। ठीक है, इस क्लास में हम केवल जो होमवर्क के क्वेश्चंस थे उन्हें डिस्कस करने वाले हैं, और उसके बाद में हमें एक्चुअल में पढ़ना है। अब हमें पढ़ना है घर्षण, तो घर्षण की शुरुआत करेंगे हम, लेकिन हम घर्षण की शुरुआत कल से करने वाले हैं, है ना। तो अब मैं आप लोगों को बोल देता हूं यार कि अभी हम लोग इस चैप्टर में, मुझे पता है वाला चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो इसमें फिर मैं आप लोगों को 1-2 दिन का थोड़ा सा ज्यादा समय दिया है मैंने आप लोगों को, लेकिन ये हर चैप्टर में होगा जरूरी नहीं है ना, क्योंकि अगर हम इसी रेट से चलते रहे, अगर हम हर चैप्टर पढ़ने के बाद में 1-2 दिन तक उनके होमवर्क के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो हमारा मामला नहीं जम पाएगा आगे। ठीक है, हमें आगे कोर्स कंप्लीट करने में दिक्कत चली जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी है कि हम ये बस आज आखिरी क्लास करेंगे, जितने क्वेश्चंस, मतलब चिंता ना करो, मैक्सिमम क्वेश्चंस डिस्कस करने की कोशिश कर ही लूंगा। ठीक है, फिर भी कुछ रह जाते तो हम उनको, आपके पास वीडियो सॉल्यूशन रहता है, उससे आप देख लीजिए। हाँ, घर्षण वैसे अलग चैप्टर नहीं है, इसी के एनसीईआरटी के अंदर तो इसी में दिया हुआ है, लेकिन हम अलग चैप्टर बनाकर बात करेंगे उसके अलग से। क्लियर? चलो तो करते हैं शुरुआत, है ना, होमवर्क डिस्कशन की। तो हम एक एक करके ना, जो क्वेश्चंस आप लोग बोलोगे वो भी मैं लूंगा, और इसके अलावा जैसे हम परसों डिस्कस कर रहे थे उसी प्रकार से आज भी डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को, अच्छा ये बताओ, क्या लेक्चर नंबर 1 से शुरुआत की जाए, या मैं सोच रहा हूं हम उल्टा शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 9-10 से, है ना। अच्छा, आज 11 है, हाँ 10 से। एक और इंपॉर्टेंट सी बात कि आज की क्लास में आपको कोई होमवर्क नहीं दिया जा रहा है ना। आज आप लोगों के पास फिजिक्स का कोई होमवर्क नहीं रहने वाला है। क्यों नहीं रहने वाला है? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोगों को इस, मतलब अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं, इसमें से आप लोगों के जो क्वेश्चंस डिस्कस होंगे वही क्वेश्चंस आप लोग फिर से करें। होमवर्क के जितने सवाल जिनसे नहीं बने थे वो वाले सवाल फिर से करें। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो होमवर्क में क्या करना है आज सभी को? होमवर्क में सभी को जो पुराने होमवर्क के क्वेश्चन से 10 चैप्टर 10 लेक्चर्स के, उनको फिर से करना है, जो नहीं बने वो सारे। चलिए, तो मैं सोच रहा हूं टेस्ट में क्या आएगा बेटा। टेस्ट में जो आएगा, टेस्ट में हमने पिछली बार, अच्छा ये वाला जो टेस्ट होगा इसमें तो पुराना वाला भी आना चाहिए ना, तो हम इस टेस्ट में आपको 2D से दे देंगे। ठीक है, 2D मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन पूरा, द्विविमीय गति पूरा, आपेक्षित गति, द्विविमीय आपेक्षित गति पूरी, और उसके बाद में न्यूटन के गति के नियम पूरे। ऊपर से क्वेश्चंस भी, हाँ हमारे पास टाइम रहेगा तो बता देंगे। ऊपर से क्वेश्चन बताने में दिक्कत ये हो जाती है कि एकदम से वो फोटो आता और गायब हो जाता, तो बस फिर बाकी सब बच्चे के कमेंट रोकने पड़ेंगे, तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। चलिए, तो मैं
डिस्कशन करने से पहले एक बार लिख लेता हूं भैया कि लेक्चर नंबर 10 में जो अभी मैं लिख दूंगा बस वही क्वेश्चंस डिस्कस होंगे। लेक्चर नंबर 10 में कौन कौन से डाउट है। अच्छा, लेक्चर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 11 इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए तो एक काम करते हैं, लेक्चर नंबर 1 से शुरुआत कर देते हैं। लेक्चर नंबर 1 के मैं सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट डिस्कस कर चुका हूं। कोई सा क्वेश्चन अगर किसी का बचा हो तो जल्दी से बता दो। लेक्चर नंबर 1 में, लेक्चर नंबर 1 में फिर अगर आपने लेक्चर का चैप्टर एक भी लेक्चर नहीं देखा इस चैप्टर का तो एक बार आप क्लास बंद कीजिए और आप फिर से जाके सारी क्लासेस देख लीजिए। हाँ, लेक्चर नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 2 और 5, ठीक है। इससे मतलब हर एक लेक्चर में से 3-4 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बताने वाला हूं। हाँ, लेक्चर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। लेक्चर नंबर 2 में और कोई सा क्वेश्चन लेक्चर नंबर 2 में, पहले लेक्चर नंबर 2 बता दो, जल्दी जल्दी बताओ। लेक्चर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, हो गया। लेक्चर नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 3 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 1 2 3 4 मत लिखो, लेक्चर नंबर 1 और 2 लिखो और उसके सामने क्वेश्चन नंबर डाल दो। लेक्चर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। एक और क्वेश्चन कोई सा लूंगा लेक्चर नंबर 2 का। लेक्चर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 3, लेक्चर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, बस काफी है। इसके अलावा अब लेक्चर नंबर 2 से कोई क्वेश्चन नहीं लिया जाएगा। लेक्चर नंबर 3 जल्दी से बताएंगे। लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 3, हाँ, आज सिर्फ होमवर्क ही होगा। जिसने होमवर्क कर रखा है, जिसको डाउट है या जो होमवर्क के क्वेश्चन का डिस्कशन चाहते वही रुके। अब एक और बात बता दूं, अगर आपने होमवर्क करा हो तो ही रुकना है यहां पर। लेक्चर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये मैंने करवा दिया। चलिए, लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 7, और कोई सा। लेक्चर नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4, चलिए 1-2 मिनट और पूछूंगा, 1 से 2 मिनट और पूछूंगा मैं, उसके अंदर मैं क्वेश्चन बता दूं, शुरू कर दूंगा। और इसके अलावा बीच में कोई कुछ भी कमेंट करे मैं नहीं बताऊंगा। लेक्चर नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 16, एट 9 10 का नहीं बता रहे बेटा, हम अभी लेक्चर नंबर 4 तक ही बात कर रहे हैं, जल्दी से बताएंगे। 8 9, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 लेक्चर नंबर 4, ठीक है। बस 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 हो गया, 9 वाला ले लिया हमने। हाँ, चलिए लेक्चर नंबर 1 से शुरुआत कर देते फटाफट। और ध्यान रहे इनमें से ऐसा कोई क्वेश्चन ना हो जो हमने ऑलरेडी बता दिया है। चलिए लेक्चर नंबर 1, अब कोई कमेंट नहीं करेगा, अब किसी का कमेंट नहीं देखा जाएगा। लेक्चर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2, लेक्चर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 कल बता दिया था। अब एक बार नाम बता बेटा, कल मैंने पिछली क्लास में बताया है, ये बताया है, ठीक है। तो अब ये वाला क्वेश्चन फिर से नहीं बताया जाएगा, मैंने सब कुछ बताया था इसमें कि अगर ये एरर था इस क्वेश्चन में, मैंने बोला था कि इसमें आपको एक समान परिवर्ती गति नहीं लेना, आपको एक समान गति लेना, इसमें एरर है, इसको परिवर्ती को हटा लो। चलिए लेक्चर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, बल का। ये बेटा ये सब कुछ बता चुका हूं, क्लासेस पूरी देखो, प्रथम नियम पे आधारित होता है, ये पिछली क्लास में मैंने बताया था। क्यों? क्योंकि बल को परिभाषित किसने किया था, प्रथम नियम ने करा था, प्रथम नियम ने करा था, ठीक है। हाँ दिव्या बेटा मुझे अच्छे से याद है, आपने वाली चीजें पूछी है। चलो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। क्या बोल रहा है यहां पर कि समान समय के लिए समान बल भिन्न पिंडों के लिए आघूर्ण में। अच्छा ठीक है। आघूर्ण क्या होता है ना, भिन्न पिंडों के लिए आघूर्ण में समान परिवर्तन को उत्पन्न करते हैं। तो यहां पर क्या होता है, ये क्या कहना चाहता है, ये क्वेश्चन में आघूर्ण शब्द आपको हो सकता है समझ में ना आया हो।
तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, गलत बताना है आपको। समान समय के लिए समान बल, अच्छा अगर मतलब समान समय तक समान बल लगते रहे किसी भी भिन्न पिंडों के लिए आघूर्ण में समान परिवर्तन को उत्पन्न करते हैं। किसी पिंड के आघूर्ण में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समान उपाती है तथा उस दिशा में होती है जिसमें बल कार्य करता है। समान समय के लिए किसी हल्के पिंड की तुलना में किसी भारी पिंड को रोकने के लिए अधिक विरोधी बल की आवश्यकता होती है यदि वे समान चाल से गतिमान हो। दिए गए समय में आघूर्ण में परिवर्तन जितना अधिक होता है आरोपित किए जाने बल की आवश्यकता उतनी कम होती है ना। देखो अब आप यहाँ पे आघूर्ण जो बार बार बोल रहा है इसको, है ना, हाँ बेटा ये वाला क्वेश्चन जो है मैं एक बार बता दूंगा, समझ गया, वो प्लेट वाला क्वेश्चन। तो यहाँ जहां पे ये बार बार आघूर्ण 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 चिल्ला रहा है, इसको आप एक तरीके से बलाघूर्ण समझिए और एक तरीके से ये आप इसे ऐसा समझ सकते हो कि द्रव्यमान की बातें करना चाह रहा है ये आपसे, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक्चुअल में बलागुण नहीं समझेंगे हम, क्योंकि यह रोटेशनल वाला तो टॉपिक नहीं होगा, है ना। इसमें हम आगुण मतलब कि आप इनर्शिया वाली बातें सोच सकते हो। इसमें आप द्रव्यमान वाली बातें सोचोगे। तो समान समय के लिए समान बल भिन्न पिंडों के लिए आगुण में समान परिवर्तन उत्पन्न करते हैं, है ना। यहां पर ये वाला स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि अगर हमारे पास समान बल है और वहां वे समान समय के लिए विभिन्न पिंडों पर लगते हैं, तो यहां पर यह समान आघूर्ण उत्पन्न करते हैं। तो आघूर्ण जो होगा वह द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के योग्य होगा, है ना। यहां पे जो आघूर्ण कह रहा है बार बार, इसका मतलब हो गया द्रव्यमान के समानुपाती और वेग पर निर्भरता, या आप इसको शॉर्ट में संवेग समझ सकते हो। क्या समझ सकते हो? संवेग। तो अगर आप यहां पर जहां पर आघूर्ण है उसको संवेग से बदल दो तो आप इस सवाल को आसानी से सोच पाओगे। समान समय के लिए समान बल, अच्छा तो आघूर्ण या संवेग में समान परिवर्तन करेंगे, बिल्कुल सही बात, संवेग में समान परिवर्तन करेंगे। दूसरा वाला, किसी पिंड के लिए संवेग में परिवर्तन की दर या डेल्टा पी बाय डेल्टा टी आरोपित बल के समानुपाती होती है, बिल्कुल सही बात हो गई सर। तीसरा वाला, समान समय में किसी हल्के पिंड, ये तो सही ही बात है ना। और चौथा वाला, दिए गए समय में आघूर्ण में, ये तीसरा तो सबको सही लगता है, समान समय में किसी हल्के पिंड की तुलना में किसी भारी पिंड को रोकने के लिए, है ना। अगर हमें पता है सर भारी पिंड को रोकने के लिए ज्यादा बल लगेगा क्योंकि उसका संवेग ज्यादा होगा। और चौथा वाला क्या है, समान दिए गए समय में आघूर्ण में परिवर्तन जितना अधिक होता है आरोपित किए जाने वाले बल की आवश्यकता उतनी कम नहीं होती, उतनी ज्यादा होती, इसलिए गलत है। यहां पे कम की जगह क्या आना चाहिए था, ज्यादा आना चाहिए था। ये ठीक क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया, ये अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12, ये मुझे लग रहा है क्वेश्चन नंबर 12 भी लेक्चर नंबर 1 का मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 हम बता चुके हैं, हम नहीं बताएंगे फिर से। क्या क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस हो चुका है क्लास में? क्या क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस हो चुका है क्लास में? यहां पर हमने पूरा डिस्कस किया था 100 मीटर पर सेकंड के वेग से लकड़ी की गुठली में 6 सेंटीमीटर धंस जाता तो आरोपित औसत बल क्या होगा, मैंने बताया था इसमें कि यह मंदन हो रहा है 6 सेंटीमीटर में जाकर रुक जाता तो इसमें पहले आप मंदन ए कितना होगा वो निकालोगे, और मंदन निकालने के बाद में आप बल निकाल सकते हो, है ना। तो अब यहां पर सजा मिलेगी जिसने ये क्वेश्चन नंबर 12 किया था, पूछा था। लेक्चर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1, हाँ ये वाला ग्राफ थोड़ा सा मुझे लग रहा है पता नहीं क्यों तुम लोगों से नहीं बन रहा है, इसमें क्या हो सकता है, क्या डाटा गलत है, एक बार समझ लेते। एक लिफ्ट, ये सवाल दिखा रहा है तुम लोगों को, एक लिफ्ट पूर की ओर, मतलब ये पूर गलत लिखा ना, ऊपर की ओर जा रही है। लिफ्ट तथा लिफ्ट में उपस्थित यात्री का संयुक्त द्रव्यमान 1500 किलो है। लिफ्ट की चाल में परिवर्तन दर्शाए गए ग्राफ में प्रदर्शित है। t बराबर 11 सेकंड पर खींचने में प्रयुक्त रस्सी का क्या तनाव होगा। तो ये थोड़ा सा बढ़िया सवाल है। t बराबर 11 सेकंड पर क्या हो रहा है, देखो
t बराबर 11 सेकंड पर क्या हो रहा है इसमें। एक सेकंड, t बराबर 11 सेकंड पर, तो t बराबर 11 सेकंड पर आपको पता करना है बेटा। तो t बराबर 11 सेकंड पर क्या होगा, तो यहां पर ये जो ग्राफ है, देखो ft ग्राफ है, आपको यहां पर आपको तनाव निकालना है। तो तनाव कैसे निकल सकता है, यहां पर आपको दिया हुआ है चाल और समय के मध्य ग्राफ। तो बेटा आप यहां से इसका ढाल निकाल लो, आप इसका ढाल निकाल लो, है ना। वहां पे ग्राफ छोटा नहीं हो पा रहा है, ठीक है, वो फोटो गायब हो जा रहा है छोटा करने पे। तो एक बार मैं ऐसे ही बता देता हूं आपको, यहां पर ये चाल दी हुई है, यहां पर समय दिया हुआ है, तो यहां पर आप इसका ढाल निकाल लो। आप देखो ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है पहले चाल बड़ी 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 बड़ी, फिर नियत हुई, फिर कम होगी। क्योंकि एक्चुअल में होगा क्या, लिफ्ट कैसे गति करती है, लिफ्ट को अगर ऊपर जाना है तो ऊपर जाना, तो पहले लिफ्ट की स्पीड बढ़ेगी, फिर नियत वेग से ऊपर जाएगी, फिर उसके अंदर जहां पर पहुंचने वाली होगी तो वहां पर जाने से पहले रुकेगी, मतलब मान करो 5वीं मंजिल आ गई तो रुकेगी मतलब ब्रेक लगेंगे उसमें, मतलब मंदन होगा। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें क्या बोला गया है, उसमें आपको यहां पर ये लिफ्ट जो है इसमें मंदन सा हो रहा है एक तरीके से। अच्छा, लिफ्ट जा कहां रही है सर, लिफ्ट जा रही है ऊपर, अब मंदन हो रहा है, तो इसमें त्वरण कहां होगा, ऊपर या नीचे की तरफ। इसमें mg तो नीचे लग रहा है, अब इसमें त्वरण कहां होगा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, कोई बताएगा, जल्दी से बताओ भाई। कि यहां पर बन गया था ये, वेरी गुड, है ना। यहां पर त्वरण कहां होगा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ होगा, त्वरण कहां होगा सर, इसमें त्वरण जो होगा सर, ऊपर जाती हुई लिफ्ट रुक रही है, मतलब नीचे की तरफ त्वरण होगा। तो यहां पर ये रस्सी है, तो यहां पर हम तनाव का मान क्या लिख सकते हैं सर, यहां पर लिखेंगे t माइनस एम जी, सॉरी mg माइनस टी, mg बड़ा होगा t से, तभी तो रुक रही है जाके ये, या नीचे की तरफ त्वरण हो रहा है, या t की वैल्यू जो है वो हमें निकालनी है, तो हो जाएगा mg माइनस एम या mg माइनस ए। बस अब यहां से कहानी खत्म हो चुकी है। आपके पास m दिया हुआ है, g दिया हुआ है, आपको त्वरण निकालना। त्वरण कैसे निकलेगा, इसकी ढाल से निकल जाएगा। 3.6 से 0 हुई है 2 सेकंड में, तो 10 से 12 सेकंड के बीच में ढाल नियत है। तो यहां पर मंदन क्या हो जाएगा सर, मंदन जो हो जाएगा यहाँ पर t हो जाएगा, m कॉमन आ गया है, g माइनस ए क्या है मंदन, वेग में परिवर्तन। तो होगा कितना होगा, एक बार भले से अलग अलग चाहो तो निकालो, 36/2 होगा, या 3.6/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए का मान जो आएगा इसमें वो 3.6, मंदन है, नीचे की तरफ नेगेटिव है, नेगेटिव दिशा में 3.6/2 हो जाएगा, या ये हो जाएगा 1.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर से नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया है। तो यह कितना हो जाएगा, 10 माइनस 3.6/2 मतलब 1.8। आप इसको 10 में से माइनस कर लो और 1500 से मल्टीप्लाई कर लो। बेटा कौन बड़ा है ये सोचना, कौन बड़ा है, राज बोल रहा है सर, ये तो राज की बात है कि कौन कभी mg माइनस टी हो जाता है, कभी t माइनस mg हो जाता है। हम ऐसा थोड़ा ना करते, कोई तरह से धोखा थोड़ा ना कर रही है दुनिया। क्या हो रहा है, नीचे की तरफ ऊपर जाती हुई लिफ्ट को रुकना है, मतलब बल कहां लग रहा है, पीछे की तरफ। अगर मान के चलो तुम आगे जा रहे हो, तुमको आगे चलते हुए रुकना है, तो तुम पे बल कहां लगेगा, पीछे की तरफ। तो पीछे की तरफ बल लग रहा है, मतलब mg का मान बड़ा होना चाहिए तनाव से, तभी तो रुक रहा है। तो mg माइनस टी बराबर होगा ma के। ये अब तो हमने आभासी बल भी पढ़ लिया है, आभासी बल भी पढ़ लिया। आभासी कैसे निकलेगा सर, यहां पे अंदर बैठे हुए चीटे को क्या लगेगा कि ये लिफ्ट तो है वो नीचे की तरफ जाती भी रुक रही है, मतलब इसे ऊपर की तरफ एक ma का अनुभव होगा। तो ये बोलेगा चीटा की t प्लस ma बराबर होना चाहिए mg के, या t बराबर होगा mg माइनस ma के। कहीं से भी सोच सकते हो, दोनों से एक ही बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 6 और 8। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि हमारे पास 5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु मूल बिंदु से u वेग से गति प्रारंभ करती है। यदि वस्तु पे इतना बल लगाया जाता है तो
वह समय जिसमें वेग का y घटक शून्य हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया सवाल, अति उत्तम। क्या बोला गया हमें यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया कि प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग है 9.8 रख सकते हैं। हाँ रख सकते हो 9.8, एक बार आंसर मैच करके देख लेना। 9.8 से अच्छा आएगा क्या आंसर? हाँ यार 9.8 रखो तो जल्दी आंसर आएगा और अच्छा आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे 1.8 आया तो 9.8 माइनस 1.8 करेंगे तो बढ़िया हो जाएगा। 1500 × ये कितना बचेगा, यहां से ये 1 माइनस हो जाएगा तो यहां पर 9 में से 1 गया, 8 बचा। हाँ ये अच्छा आ गया, 12,000 आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन में भी हो सकता है बोला हो। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला 5 किलोग्राम की वस्तु है, इसका ये प्रारंभिक वेग दिया हुआ है और ये त्वरण दिया हुआ है। तो बेटा सॉरी बल दिया, तो बल दिया हुआ है तो बल से त्वरण ज्ञात कर लो तुम तो सबसे पहले, है ना। क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 6 में? प्रारंभिक वेग दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? यू सदिश 30 आई कैप प्लस 40 जे कैप दिया हुआ है यहां पर। बिल्कुल सही बात सर, 30 आई कैप प्लस 40 जे कैप दिया हुआ है। बल कितना दिया हुआ है? बल हो गया सर माइनस में आई कैप प्लस 5 जे कैप, ये आपको बल दिया गया है, ठीक है। और द्रव्यमान जो गया 5 किलो दिया हुआ है। द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 5 किलो। एकदम आसान सा सवाल है, 5 किलो। तो पहले बल त्वरण निकालो, तो त्वरण कितना होगा सर? F/m कर लेते हैं, तो जगह माइनस आई कैप बटा 5 प्लस 5 जे कैप बटे में 5, तो 5 से 5 कट गया। तो यहां पे y दिशा का मंदन कितना आएगा? -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। y दिशा में क्यों पूछ रहा हूं मैं? कि सवाल वाले ने बोला है कि यहां पर y दिशा का वेग जिसमें वह समय जिसमें y घटक शून्य हो जाएगा, तो y घटक शून्य हो जाएगा। तो उसके लिए क्या होना चाहिए सर? y घटक शून्य होने के लिए हमें यहां पर y में प्रारंभिक वेग 40 पता है, तो y दिशा में मुझे लगता है अब आगे करने की जरूरत नहीं है मुझे। v बराबर u प्लस 80 लगा लो, अंतिम वेग शून्य हो गया, 40 प्लस -1 इंटू टी, तो टी की वैल्यू होगी 40 सेकंड। कर लोगे? किसका डाउट था ये? हो जाएगा। चालीस सेकंड। अच्छा ऑप्शन में नहीं है क्या 40 सेकंड? है तो सही बेटा, सी ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 और 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हम नहीं बताएंगे क्योंकि ये वाला सवाल हम ऑलरेडी बता चुके इस प्रकार का। 20 मीटर पर सेकंड से खिलाड़ी गेंद को पकड़ता है, 0.15 किलो की गेंद है और बोला है कि 0.1 समय लगता है, तो आरोपित बल क्या होगा? बल होता है संवेग में परिवर्तन बटा समय, तो संवेग में परिवर्तन, गेंद रुक गई तो अंतिम संवेग शून्य हो गया है। तो प्रारंभिक संवेग क्या? 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है और 0.15 किलो का द्रव्यमान है, तो संवेग होगा m इंटू वी बटे में टाइम, यह आंसर आ गया। तो इनको हम मल्टीप्लाई, मतलब 0.15 इंटू 20 तो 30 आंसर आ जाएगा बटे में, सॉरी मतलब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, 3/0.1 30 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, मिलना ना दोबारा। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है कि सर 100 ग्राम द्रव्यमान की एक लोहे की गेंद दीवार से 30, ये तो मैंने बता दिया आपको। क्या ये बताया गया है क्वेश्चन नंबर 12? क्या क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका है? हाँ निकिता बिटिया, आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है इसमें आपको कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए यार सबसे बड़ी बात है कि आपको अभी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एक ही चीज 2-3 बार करना पड़ेगी। यार ये वाली बात मैं कैसे समझाऊं और कितनी बार समझाऊं आप लोगों को, है ना। आपको ये बात मैं बहुत सारे एग्जाम्पल से बता चुका हूं कि आपको एक बार में ऐसा नहीं होगा कि तुरंत ही सब कुछ बन जाएगा, है ना। मतलब मैंने इवन ऐसे बच्चे देखे जिनसे न्यूटन के गति में और स्टार्टिंग के जो 2-4 चैप्टर थे उनमें 10 में से 5-5, 6-6 सवाल ही बने हैं, लेकिन फिर भी उनके नीट में 650 नंबर है, 600, 650, 650 नंबर। कैसे? वो भले ही वाले चैप्टर में कमजोर रह गए हो, लेकिन आगे के चैप्टर जो है उन्होंने बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया मेहनत से किए हैं, ठीक है। तो वही मेहनत आपको भी जारी रखनी होगी ना यार। अगर आप छोड़ दोगे चीजें तो फिर कुछ नहीं मिलना है,
ठीक है, मतलब ये फिजिक्स के जो क्वेश्चन है वो जल्दी में नहीं आएंगे, देर लेकर आएंगे, लेकिन जब आ जाएंगे या जब अच्छे से चीजें बनने लगेगी तो आप हमेशा हमेशा के लिए उसमें मामला सेट कर जाओगे, या फिर ज्यादा मजदूरी नहीं लगेगी, है ना। एक अभी सेमिनार वगैरह था आज मेरा 1-2 बजे, तो उसमें एक बच्चा आया था, क्लास 11th का बच्चा था, बड़ा प्यारा बच्चा था। वो बोलता कि सर, मतलब उसने एक बहुत बढ़िया बात बोली, है ना, तो उससे मुझे भी लगा कि हाँ यार ये बोल सही रहा, मतलब उसमें खुद इतना मोटिवेटेड था चीजों को लेकर। तो मैंने बोला क्या समस्या है बताओ भाई, क्योंकि ज्यादातर लोग अपना दुखड़ा गाने आते कि सर मैं तो दुखी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो तुम्हें क्या समस्या? तो सर कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब फिर तुम्हें क्या बात करनी? तो बोलते सर बस ऐसे आपसे बात करने का मन था। बोलता सर मेरे को बहुत मजा आता फिजिक्स पढ़कर। तो बोलता, और इवन उनको तो रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही है 11वीं वालों को। तो बोलता कि सर आपकी क्लासेस रहती है, रिकॉर्डेड रहती है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे समझ में आता है सब कुछ। तो मतलब बायोलॉजी में मजा नहीं था। फिर मैंने सोचा मैं भी थोड़ा मजा ले लूं इसके, तो मतलब बायोलॉजी में मजा नहीं आता। तो बोलते हैं सर बायोलॉजी में मजा आता है, लेकिन बायोलॉजी में है ना फील नहीं आता ज्यादा। क्यों? तो बोलते सर फिजिक्स के सवाल जब बनते हैं ना तब एकदम आनंद आ जाता है जीवन में। भले ही नहीं बनेंगे, लेकिन 2-4 बार कोशिश करता हूं, या थोड़ा सा कहीं से वीडियो हिंट पता चलती थी वीडियो सॉल्यूशन में, फिर मैं फिर से बनाता हूं, तो मजा आता है जिंदगी में। हाँ, नेमो बोल रहा है सर मुझे 1 साल हो गया अब बनने लगे हैं। तो वो बच्चा बोलता है कि सर बायोलॉजी में क्या होता है कि बायो में क्वेश्चन आया, या केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक शब्द उनका कुछ चल रहा होगा, तो बोलता है कि सर उसमें क्वेश्चन आता है, मैं देखता हूं, मेरे से थोड़ा सा नहीं बनता, मैं लाइन पढ़ लेता हूं एनसीईआरटी में, वो आंसर मिल जाता है, मेरे को मजा ही नहीं आता, ये आंसर आ गया, ऐसा काय का आंसर है। तो फिजिक्स में बहुत मजा आता है कि मैं करता हूं, फिर सब्जेक्ट क्वेश्चन नहीं बनता है, फिर मैं मेहनत करता हूं, फिर नहीं बनता है, फिर मैं फॉर्मूला करता हूं, फिर मैं सोचता हूं, फिर मैं कॉपी पे पेन लगाता हूं, फिर जाकर क्वेश्चन बनता है। तो एकदम मजा आ जाता है कि यार इतनी मेहनत करके वो चीज मिली है। तो अगर वो चीज मेहनत करके मिली है ना तो उसकी इज्जत होती है, ठीक है, फिर तुम उसे रिस्पेक्ट देते हो। ऐसा तुमने कहावत सुनी होगी ना, इस दुनिया में कुछ लोग बोलते हैं कि अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद। क्यों? क्योंकि उसके पापा अमीर थे, उसके बाप अमीर थे, तो उन्होंने हर चीज उसको लाके दे दी, तो उसको चीजों की कदर नहीं है, चीजों की कदर नहीं है, ठीक है। अभी लास्ट लॉकडाउन के पहले की बात है ना, यहां पर मतलब गुड़गांव में हरियाणा तरफ कुछ थोड़े ज्यादा अमीर लोग रहते हैं। तो हमें एक किस्सा पता चला था कि एक लड़का था, है ना, शायद 25-26 साल, 24-25 साल का था। तो उसके पास BMW गाड़ी थी। वो 3 साल से अपने पापा को बोला था कि मेरे को नई गाड़ी चाहिए। तो उसके पापा ने मना बोल दिया, लॉकडाउन लग गया तो कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा। तो उसके पापा ने बोला कि नहीं अभी रुक जाओ। तो जब लॉकडाउन खुला तो BMW ले गया और उसने तालाब में ना, यहाँ पे आगे कहीं तालाब वाला है, तो उसमें जाके बहा दी गाड़ी और वापस आ गया। पूछने पर बोला कि बापू ऐसे तो दिला नहीं रहा था, अब तो गाड़ी बह गई, अब तो दिलानी ही पड़ेगी उसे नई गाड़ी ना, ये तो अलग ही अमीर है ना, हमारे पास है नहीं, इसके पास है, बहा कर आ गया, बोले अब नहीं चाहिए। देखो, हाँ ये सारे क्वेश्चंस हो गए। लेक्चर नंबर 3। हाँ सकीना बेटा बस लेक्चर नंबर 4 की तरफ हम जा ही रहे वैसे, क्योंकि पहले स्टार्टिंग के क्वेश्चन हम मैक्सिमम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो, हाँ लेक्चर नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया कि 3 संगामी समतलीय बल 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन एक पिंड पर विभिन्न दिशाओं में गति क्रियाशील होते हैं। तो आपको बताना है कि क्या इन तीनों को मिलाकर यह समतुल, ये कैसे रह सकते हैं, संतुलन बनाया जा सकता है क्या? तो ये कैसे पता चलेगा, ये तो आपको खुद को सोचना पड़ेगा। लेक्चर नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4, क्या 1 न्यूटन, 2 न्यूटन और 3 न्यूटन के बल जो है वह एफनेट 0 कर सकते हैं, हाँ या ना? तो कैसे पता चल सकता है? देखो क्या हो सकता है, अगर हम इन तीनों को नेट बल 0 बनाना है, अगर इन तीनों का नेट बल 0 बनाना है तो कैसे बनेगा? सर देखो क्या क्या हो सकता है, 2 एक दिशा में हो जाए, तीसरा विपरीत दिशा में हो जाए, 2 एक दिशा में हो जाए, तीसरा विपरीत दिशा में, ऐसे ही कॉम्बिनेशन बनके इनका नेट 0 हो सकता है। क्या सब एक दिशा में होगा तो नेट 0 हो सकता है? नहीं सर। तो मिनिमम क्या पॉसिबल है? ऐसा हो सकता है सर कि 1 न्यूटन और 2 न्यूटन
अगर 1 न्यूटन और 2 न्यूटन एक ही दिशा में हो जाए और तीसरा इधर हो जाए तो क्या इनका नेट 0 हो सकता है? बिल्कुल सर, इस दिशा में 0 हो सकता है। मतलब 1 न्यूटन और 2 न्यूटन इस दिशा में कर दो, तीसरा विपरीत दिशा में कर दो, तो यह परिमाणी 0 कर लेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 है क्या ये? चलो ठीक है, 7 कर देते हैं। हाँ, 7 में 4th भी बता देता हूं। तो यहां पर तीनों विभिन्न दिशाओं में, अच्छा तीनों विभिन्न दिशाओं में लग रहे हैं, तो कब हो सकता है? सर अगर ऐसा हो गया तो नेट 0 हो जाएगा। बिल्कुल सर, नेट एफ नेट यहां पर 0 होगा, क्योंकि 1 न्यूटन 2 न्यूटन इधर और 3 न्यूटन इधर, तो नेट 0 हो गया। क्या और कोई सी स्थिति है जहां पर नेट 0 हो सकता है? नहीं सर, यहां पर और कोई स्थिति नहीं है जिसमें नेट 0 होगा। लेकिन अब चक्कर है कि 1 न्यूटन 2 न्यूटन एक ही दिशा में हो गए, एक ही दिशा में हो गए, तो इसने केवल विभिन्न दिशाओं में, मतलब 1 न्यूटन कहीं और हो, 2 न्यूटन कहीं और हो, और तीसरा न्यूटन 3 न्यूटन विपरीत दिशा में आए, तो यह संभव तीनों विभिन्न दिशाओं में संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? कि सर अगर मुझे 1 न्यूटन और 2 न्यूटन से 3 न्यूटन बनाना है, तो उसमें उन दोनों को एक ही दिशा में रखना पड़ेगा, तब जाके विपरीत दिशा में तीसरा आएगा और वहां पर नेट 0 बन पाएगा। क्लियर है कहानी? तो इनको दोनों को एक दिशा में रखूंगा तभी 3 न्यूटन विपरीत दिशा में, तो तीनों अगर समान दिशा 1 और 2 न्यूटन समान दिशा में, तीसरा विपरीत हो, तभी नेट 0 हो सकता है। तो यहां पर तीनों को संतुलन में रखने के लिए अगर विभिन्न दिशाओं में रखा जाए तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, नोट्स अरे हाँ बेटा, नोट्स देखकर होमवर्क सॉल्व करना है, नोट्स की कॉपी खोलकर सॉल्व करना है होमवर्क। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या छूट गया हमारा? 1000 किलो, ये क्यों बताऊंगा? 1000 किलो द्रव्यमान का एक पिंड 3750 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील अच्छा, अरे ये तो बता दिया ना, क्वेश्चन नंबर 4 बता दिया है ना। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन में आपको संवेग संरक्षण का नियम लगेगा। अभी हमने पढ़ाया नहीं था, लेकिन फिर भी पिछली क्लास में वाला क्वेश्चन मैंने बता दिया था। M1U1 प्लस M2U2 बराबर M1V1 प्लस M2V2 से करना होगा। ये पिछली क्लास में जाकर देखो, बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 16, लेक्चर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 16। ये कौन फिरकी ले रहा है यहां पे? कौन आया था ये? बोले सर मैं एक ऐसा सवाल पूछूंगा, है ना। ये वही बच्चा है जिसका जन्मदिन जो है 30 फरवरी को आता है। लेक्चर नंबर 3 में 12 सवाल ये पूछ रहा है मुझसे, क्वेश्चन नंबर 16। चलो 10 बता देते। एक निम्न में से कौन सा समूह साम्यावस्था में है, मतलब तीनों का नेट 0 हो जाए। तो देखो कब 0 हो सकता है, कब 0 हो सकता है, कैसे पता चलेगा यहां पर? कैसे पता चलेगा यहां पर कि सर 2 का योग अगर तीसरे से, है ना। देखो कब तीनों साम्यावस्था में हो सकते हैं, जब यदि 2 का योग जो है वो तीसरे से छोटा आए, तभी तीनों साम्यावस्था में बन सकते हैं या बराबर आ जाए। अगर मान के चल 3 बल है, इन तीनों का रिजल्टेंट 0 होना चाहिए। मतलब क्या हो जाए कि सर 1 न्यूटन और 2 न्यूटन मिलकर 3 न्यूटन बना रहे थे, 3 न्यूटन विपरीत दिशा में, तो ये नेट 0 बना दिया। लेकिन यहां पर देखो, जैसे 3 न्यूटन और 4 न्यूटन है, एग्जाम्पल समझते, 3 न्यूटन और 4 न्यूटन, 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का ऐड करके कितना आएगा सर? ये दोनों छोटे बलों का जोड़कर कितना आएगा सर? ये जोड़कर यहां पर 7 न्यूटन आ जाएगा। मतलब इनका जो परिमाणी है वह 1 से 7 के बीच में कुछ भी हो सकता है। 1 से 7 के बीच में कुछ भी हो सकता है, तो 1 से 7 के बीच में कुछ भी हो सकता है, तो 5 भी हो सकता है। तो ये आंसर हो सकता है। अच्छा सर, ये 4 न्यूटन, ये 5 न्यूटन, इनको जोड़ के 9 न्यूटन आ सकते, तो 10 न्यूटन बैलेंस नहीं कर सकते, तो ये कभी नहीं हो सकता। इसी प्रकार से 40 न्यूटन और 30 न्यूटन जोड़कर 70 बन सकते, 80 कभी नहीं बन सकता सर, तो ये भी नहीं हो सकता। 1 और 3 मिलके 4 बना सकते, तो 5 को बैलेंस नहीं कर सकते, मतलब ए सही होना चाहिए। चलिए, नहीं, लेक्चर नंबर 3 में अब और कोई सवाल नहीं बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 तो बिल्कुल नहीं बताया जाएगा। ये जो मूलभूत गणित पढ़ाया था, या सॉरी मात्रा को मापन पढ़ा था, उसके लेक्चर नंबर 1 में ये बात बताई थी कि सबसे प्रबल बल कौन सा होता है, सबसे दुर्बल बल कौन सा होता है। चलिए, लेक्चर नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 से करते हैं शुरुआत। लेक्चर नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 से करते हैं शुरुआत।
लेक्चर नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3। 1000 किलो द्रव्यमान का एक सैनिक वाहन 10 मीटर प्रति वेग से गति चले और इस पर इंजन द्वारा आगे की दिशा में 1000 न्यूटन का बल एवं घर्षण के कारण 500 का अवमंदक बल कार्य रहता है। 10 सेकंड पश्चात इसका वेग क्या? अच्छा, किसी को ऐसा तो नहीं लगा क्वेश्चन नंबर 3 जो है तो घर्षण का सवाल था, गलत डल गया? सर एक क्वेश्चन है, नहीं तो बेटा फिजिक्स का होमवर्क अगले दिन उठ के करो ना। देखो यार, अभी भी मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि आप में से काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जो 1.5-2 महीने पढ़ने के बाद में भी टाइम मैनेजमेंट को लेकर चिंतित है कि सर मेरा टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, सर मैंने टाइम टेबल बनाए थे, है ना, या टाइम टेबल मेरा मैनेज नहीं हो पाता है, सर ये क्या चल रहा है जिंदगी में। तो बेटा ये सब आपको खुद से मैनेज करना होगा, आपको टाइम टेबल के चक्कर में नहीं पड़ना होगा, ठीक है। आपको ईमानदारी से जितना बताया जा रहा है, आप बस एक टारगेट सेट करके रखो कि यार मेरे को कल के दिन में इतना इतना करना है ना। अब बहुत बार ऐसा भी होगा, देखो क्या होता है, 5 उंगली एक समान नहीं होती, मतलब हर एक बच्चा बराबर नहीं है। हो सकता है कि कोई बच्चे एक दिन में 3 सब्जेक्ट रिवाइज भी कर लेते, होमवर्क भी कर लेते और पढ़ भी लेते उन तीनों सब्जेक्ट को, लेकिन 90% बच्चे जो होते हैं वह क्या करते हैं, वो 2 ही सब्जेक्ट पढ़ पाते एक दिन में। ईमानदारी वाली बात बता रहा हूं, है ना, 90% बच्चा एक दिन में 2 ही सब्जेक्ट पढ़ पाता है। अब क्या होगा कि जैसे मैं तुम्हें अभी एग्जाम्पल से बताता हूं कि जैसे मान के चलो अभी हम फिजिक्स करते, फिजिक्स में हमेशा एक हैवी टॉपिक चलता ही रहेगा, बहुत कम ऐसा समय आएगा फिजिक्स में लाइट टॉपिक चले। अब आता है बायोलॉजी और केमिस्ट्री, तो ये बैलेंस बनाने की चीजें होती है। जैसे आपने टाइम फिजिक्स को दिया, अब बायोलॉजी में बहुत बार क्या होगा कि लाइट टॉपिक चलता रहेगा जो तुम्हें या तो 90% आता होगा या वो तुम्हें एक बार में समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार से केमिस्ट्री में भी अभी हैवी, अगर फिजिकल केमिस्ट्री चल रहा तो हैवी चल रहा होगा, इनऑर्गेनिक वगैरह चलेगा तो एकदम लाइट है, वो आप खुद से कर तुरंत पढ़कर समझ जाओगे और उसके बाद में तुम टाइम फिजिक्स में डाल दोगे वाला। आई बात समझ में? तो ऐसे टाइम मैनेजमेंट होता है। ऐसे थोड़ी ना होगा यार कि तूने सोचा मैं 2 घंटे फिजिक्स पढ़ूंगा, 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़ूंगा, 2 घंटे बायो पढ़ूंगा। अब 2 घंटे फिजिक्स में तो कुछ नहीं हो रहा, 2 घंटे बायो में बहुत कुछ हो गया, अब समय बच गया तो मैंने सोचा इसी को पढ़ता रहूं, इसी को रिवाइज करता रहूं। तो ये सारी बातें आपको खुद से, है ना, ये बातें मैं आपको हर एक बच्चे को आकर नहीं समझा सकती कि यार तुम्हारी जिंदगी में क्या हो रहा है ना। ये आपको खुद से बातों का एहसास करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो खुद से बात समझ सकता है वही तो आगे जंग जीत सकता है, वही तो टॉपर बन सकता है, वही तो नीट निकाल सकता है। ठीक है, मैं आपको गाइड कर सकता हूं, सब कुछ बता सकता हूं, लेकिन जिंदगी में, घर में, दिन में क्या कर रहे हो तुम, वो तो सबका अपना अपना होता है। उसमें कोई टाइम टेबल बना कर नहीं दे सकता, या उसमें कोई आपको आकर बिठाकर पढ़ा नहीं सकता। क्योंकि अगर किसी को मार कूट के पढ़ाने बिठा भी दिया जाए तो वो देखो कोई मजदूरी वाला काम तो है नहीं कि मैंने तुझे बोला, मैंने तुझे मारा, गेती पावड़ा दिला, नहीं तेरे को तो करना ही पड़ेगा, ले कर, है ना। तो अब वहां तो दिख रहा है तू पावड़ा नहीं चलाएगा, तू गिट्टी नहीं भरेगा तो फिर तेरे को पैसा नहीं मिलेगा, तो फिर तेरा कम काम क्या जा। लेकिन ये पढ़ाई में ये चीजें जो है ये कोई काम वाली चीजें तो ना, ये तो फील वाली बात है ना, जिसको हमको खुद को समझना चाहिए, खुद को पढ़ना होगा, खुद से करना होगा कि हाँ अब मैं पढ़ने बैठा हूं तो मैं खुद से पढ़ूंगा, इतना पढ़ूंगा मैं। ऐसा नहीं कि मैं सुबह 8 बजे सोकर उठूंगा, 6 बजे तक, 8 बजे तक ये 8 से 9 ये पढ़ूंगा, 10 से 11 होगा, 12 से 13 ये, 12 से 1 बजे तक ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर पता चला अगले दिन सुबह 9 बजे उठ के 9 बजे सो के उठ रहे, हमने सोचा था कि 8 बजे उठेंगे। तो ये सब नहीं करना है, ये सब नहीं करना है। आपका टाइम फिक्स होना चाहिए कि हाँ यार मेरे को ये वाली चीजें जो है, या मेरे को इतना कार्य करना है, ये मैं 4 घंटे 5 घंटे पढ़ूंगा तो उसमें इतना इतना कार्य करना है मेरे को, तब जाके एफिशिएंसी बढ़ेगी धीरे धीरे। आई बात समझ में? हाँ, अभी फिजिक्स इजी चल रहा है, देखो वही बोल रहा हूं ना बेटा। अब आपको लग रहा है अभी फिजिक्स इजी चल रहा है, केमिस्ट्री डिफिकल्ट चल रहा है। हो सकता है किसी को लग रहा हो कि केमिस्ट्री इजी चल रहा है, फिजिक्स डिफिकल्ट चल रहा है। तो हर एक बच्चे का अलग अलग है। फोन कितनी देर चलाना चाहिए? फोन 0 मिनट चलाना चाहिए। 6 घंटे क्लास देखने के बाद में आपका फोन बिल्कुल भी नहीं चलना चाहिए। मोबाइल में डाउटनेट के अलावा और कोई ऐप नहीं होना चाहिए, और कोई ऐप नहीं होना चाहिए। और खास तौर से मैं तुम्हें ईमानदारी वाली बात बता देता हूं, अगर तुम्हें नीट निकालनी है तो 30 सेकंड से छोटे वीडियो देखना छोड़ दो। समझ गए कौन से वीडियोस की बात कर रहा हूं मैं? जो शॉर्ट्स, जो रील 30 सेकंड से छोटी होती है उनको देखना छोड़ दे। व्हाट्सएप तो बिल्कुल ही ना चलाओ, व्हाट्सएप तो बिल्कुल ही नहीं चलाओ, व्हाट्सएप पे कुछ नहीं मिल रहा है ना। अगर तुम्हारा कोई दोस्त है, ग्रुप बने, वो तुम्हें दिलासा दे रहे, सब झूठा है।
उससे कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें, ठीक है। क्योंकि वो जो 30 सेकंड का वीडियो होता है ना, वो 30 सेकंड का वीडियो, ये मैं तुम्हें बताता हूं, ये ना ये एक बिल्कुल सिंपल सा साइंस है। क्या कि अगर मान के चलो, है ना, ये मैंने बहुत बार आजमाया भी है, क्या कि अगर मान के चलो एक छोटा बच्चा है, उसके सामने तुम कोई सी भी चीज रखो कि ये ले, तो वो क्या करेगा, वो 2 मिनट तक लेगा और 2 या 20-30 सेकंड लेगा और फेंक देगा उसको। लेकिन अगर आप उसे ऐसा दो फिर खींच लो, 2 फिर खींच लो, फिर अरे नहीं मुझे तो चाहिए ही चाहिए ये, अरे नहीं मुझे तो चाहिए, फिर मजा आएगा कि अरे यार नहीं ये तो मेरे को लेना ही पड़ेगा, फिर उसके हाथ पांव पटकेगा, और जब उसे वो चीज मिल जाएगी तो उसे बहुत देर तक खेलता रहेगा। अब यही चीज वो 30 सेकंड का वीडियो तुम्हारा दिमाग के साथ करता है। क्या होता है कि तुम सोचते कुछ मिलेगा मुझे इसमें, फिर तुम स्क्रॉल करते जाते हो 30 सेकंड, तुम्हें कुछ नहीं मिलता है। फिर तुम्हें 15 मिनट बाद लगता है कि यार मुझे तो कुछ नहीं मिला, फिर तुम स्क्रॉल करते, फिर एकदम से कुछ, आहा ये तो बढ़िया चीज थी 30 सेकंड में, फिर तुम्हें वो एक छोटी सी चीज 30 सेकंड में मिली, तुम्हें फिर और चाहिए वैसा। और वो जो टेलीग्राम है और वो जो यूट्यूब की एल्गोरिदम है ना, वो तुम्हारे दिमाग से इतनी ज्यादा तेज है, इतनी ज्यादा तेज। अभी तुम्हें पता है ना, थोड़े टाइम पहले फेसबुक और गूगल पे कुछ सुपर कंप्यूटर्स को बंद करना पड़ गए थे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो प्रोग्रामिंग, आपस में प्रोग्रामिंग कर रहे थे, वो इतनी तेज प्रोग्रामिंग कर रहे थे कि अगर वो चलते रहते तो शायद पूरा इंटरनेट उनके कब्जे में आ जाता। जैसे मूवीज वगैरह में दिखाते ना, वैसा तो उनको शट डाउन कर दिया, बोले भैया इसको रोको, है ना, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे से बात करने लग गए थे, है ना। तेको क्या पता, वो सीख रहे थे, कंप्यूटर एक दूसरे से सीख रहे थे। तो वो एल्गोरिदम जो है ना, वो क्या करता है, वो 30 सेकंड का एक वीडियो देखता है, फिर 30 सेकंड का जो वीडियो है उसमें हर एक वीडियो के अंदर कुछ हैशटैग रहते हैं। फिर वो देखेगा कि तुमने इस हैशटैग वाला वीडियो, तुम जितना तेज सोचोगे इतनी देर में वो देख के बता देगा तुम्हें कि तुमने इस हैशटैग वाले वीडियो को तुमने 4 सेकंड से ज्यादा देखा, इसको 5 सेकंड तक देखा, इसको तुम 10 सेकंड तक देखा, इसको तुम 20 सेकंड तक देखते हो। 30 सेकंड का वीडियो तुमने 20 सेकंड देख दिया, इसको यही पसंद है, ला भैया ला, ये दिखा, ये दिखा, ये दिखा, ये दिखा, ये दिखा, वो दिखाते रहेगा, देखते रहे तुम। उसे पता है कि अगर तुमने एक वीडियो जो 30 सेकंड का था वो तुमने 20 सेकंड देख लिया, मतलब तेरे को ये पसंद है चीज, यही चाहिए तुझे, और वो दिखाएगा बस। देखो भाई, लेक्चर नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। अच्छा ये कर रहे थे क्या? हाँ ये तो हो जाएगा ना यार। यहां पर आपको द्रव्यमान दिया हुआ है, वेग दिया हुआ है, अब दिशा। अच्छा अब यहां पर क्या 1000 न्यूटन का आगे लग रहा है, 500 न्यूटन का बल पीछे लग रहा है, तो नेट बल हो गया 500 न्यूटन का आगे की तरफ। बस कहानी खत्म। 500 न्यूटन का बल है, द्रव्यमान है 1000 किलो, तो त्वरण आ जाएगा। त्वरण से अब आप क्या ज्ञात कर सकते, 10 सेकंड इसका पश्चात, तो सॉरी 10 सेकंड पश्चात इसका वेग, तो त्वरण आ गया 0.5 इंटू 10 मीटर पर सेकंड। प्रारंभिक था 10 इंटू 0.5 इंटू 10 कर दो, 0.5 इंटू 10 कर दो, तो 5 और 10 15 सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा। हाँ भाई, लेक्चर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 3 15 मीटर पर सेकंड आंसर आएगा। कॉपी पे कर, मतलब बोर्ड पे करके बताना है या आगे बढ़ जाए हम। क्वेश्चन नंबर 12 एक बच्चा बोल रहा है, आखिरी क्वेश्चन लेते। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, लेक्चर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, 8 और 9। 8 में दिया हुआ है, अच्छा समान रूप से ये तो बता दिया, क्वेश्चन नंबर 8 मैंने क्लास में बता दिया, पिछली क्लास जाकर देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 250 मीटर पर सेकंड की चाल से लकड़ी में का विराम अवस्था में लाने के लिए आवश्यक बल। ये भी एग्जैक्ट वैसा का वैसा क्वेश्चन है जैसा भी हमने थोड़ी देर पहले करा था, एग्जैक्ट वैसा का वैसा क्वेश्चन जो लेक्चर नंबर 3 का था। लेक्चर नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 11, 1000 किलोग्राम द्रव्यमान वाली लिफ्ट की केबल में तनाव 1000 किलो भार है, तब क्या होगा? तो सर यहां पर बोला गया 1000 किलो द्रव्यमान लिफ्ट, नीचे mg इंटू 1000 मतलब कि 1000 जी लग रहा है, ऊपर की तरफ भी 1000 जी भार, किलो भार, ये क्या लिखा है 1000 किलो भार। 1000 किलो भार मैंने तुम्हें बताया था न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए जी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1000 जी ऊपर 1000 जी नीचे, ये भी पिछली क्लास में बताया था। नेट बल 0 हो जाएगा, नियत वेग से चलेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, एक लिफ्ट का वजन 3000 किलो है,
अच्छा, केबल 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर खींची जाती है तो केबल में तनाव क्या होगा? तो ये क्या होगा, इसमें क्या दिक्कत है? T बराबर होगा mg प्लस ए, तो mg प्लस ए 15 इंटू 3000 45,000 आंसर आ गया। डी आंसर सही है। T बराबर mg प्लस ए होगा। क्यों होगा? क्योंकि ऊपर की तरफ लिफ्ट जा रही है तो तनाव T बराबर mg प्लस ए होता है। चलिए लेक्चर नंबर 5 की तरफ आते हैं। अच्छा 18 नंबर का क्वेश्चन, 1 किलो द्रव्यमान का एक पत्थर एक ट्रेन जो 1 मीटर पर सेकंड की तो चल रही है फर्श पर गिरा तो पत्थर का, हाँ ये तो मैंने बता दिया ना बेटा, क्वेश्चन छोड़ दो है ना, वाला क्वेश्चन कुछ ना कुछ मिस्टेक है, ये मामला गड़बड़ है, वाला क्वेश्चन छोड़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18 लीव इट, क्वेश्चन नंबर 18 लीव। चलिए लेक्चर नंबर 5, लेक्चर नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 7 और कोई सा 7 और कोई सा, सकीना बिटिया ये एक एक कर आप ऐसे पूछोगे क्या? 10 ग्राम, ये लेक्चर नंबर 6 का, लेक्चर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 16, 10 ग्राम द्रव्यमान का एक कॉर्क पानी पर तैर रहा है, नेट बल क्या होगा? नेट बल 0 होगा, तैर रहा है। तुम तो बेटा पिछले साल तुमने सब कुछ पढ़ा हुआ भी है, कोई सी चीज तैर रही तो नेट बल क्या होता है? 0 होता है। नीचे mg और ऊपर की तरफ उत्प्लावक बल लग रहा है। चलिए लेक्चर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 12, बस 3 ही क्वेश्चन बताएंगे। चलिए 11 भी ले लेते। क्वेश्चन नंबर, लेक्चर नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 6 विवेक बेटा ये तू पिछली क्लासेस देखना यार ध्यान से, सारी चीजें बताई भी है। एक व्यक्ति, लेक्चर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर बाहर मशीन पर खड़ा होकर भार का मापता है। जब लिफ्ट विराम में रहती है, मशीन 55 किलो भार देती है, लिफ्ट 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, बेटा लिफ्ट कितनी भी चाल से ऊपर जाए, नियत चाल से ऊपर नीचे जाएगी तो कोई परिवर्तन नहीं आता, त्वरण होगा तब जाके भार में परिवर्तन होगा। मुस्कान बिटिया अगर आपकी आंखों में आई फ्लू हो चुका है तो आंखों में दवाई डाले और स्क्रीन को कम देखे ना, आप बार बार एक ही कमेंट कर रहे हो, स्क्रीन को ज्यादा देख रहे हो तो आई फ्लू मतलब आज पेन होगी। हाँ लेक्चर नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 और कुछ 8 और 9 और कुछ, लेक्चर नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 1, हाँ बस खत्म। लेक्चर नंबर 6 11 और 12, चलिए खत्म मामला। लेक्चर नंबर 7, लेक्चर नंबर 7 जल्दी बताएंगे, लेक्चर नंबर 7 जल्दी बताएंगे, लेक्चर नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 14, कोई भी सीधे नंबर नहीं लिखेगा, लेक्चर नंबर के साथ नंबर लिखना है, वरना आगे पीछे लिख देते हो तुम लोग। मतलब मैं यहां कुछ कर रहा हूं, तुम्हारी क्लास थोड़ी एक आध या 30 सेकंड पीछे चल रही है तो तुम नंबर गलत बोल दोगे। नहीं लेक्चर नंबर 6 में और कुछ नहीं बताएंगे। हाँ आज केवल होमवर्क डिस्कस ही होगा। लेक्चर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 6, चलिए खत्म कहानी। ले भाई एक भी लिख दूं वरना बाद में। चलिए लेक्चर नंबर 7 जल्दी बताओ, क्वेश्चन नंबर 7, एक और सवाल, एक और सवाल। लेक्चर नंबर 7, 8 पे नहीं जा रहे अभी, 7 पे हम 15, चलो ठीक है बस। लेक्चर नंबर 5 से करते शुरुआत। अब किसी को कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। लेक्चर नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 1 और 6, एक गोली किसी लक्ष्य पर चलाई जाती है तो लक्ष्य, ये क्यों बताऊं मैं। लेक्चर नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बोला है कि आधा चलने पर 30 सेंटीमीटर धंस जाती है, तो और आधा चलेगी तो कितना धंस जाएगी। तो ये तो आसान सा सवाल है। यहां पर यह बोला है कि 30 सेंटीमीटर धंसने के बाद उसका वेग प्रारंभिक का आधा हो जाता है। बिल्कुल सर वेग आधा हो चुका है। तो यहां पर अब बोला है कि
विरामावस्था में आने से पहले और कितना धसेगी। यह सरल रेखा में गति का सवाल है, सरल रेखा में गति का सवाल है। लेक्चर नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 7, 3 नहीं, अच्छा ठीक है, 3 तो है भी नहीं, 7 ही लिखा है हमने। ये वाला सवाल नहीं बताएंगे बेटा, ये कॉपी में एक बार आप जाकर देखो, करवाया हुआ है ऐसा सवाल। सरल रेखा में गति में वाला क्वेश्चन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, लेक्चर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला कि साम्यावस्था में 3 बल है, ओके, F1 जो है एक्स अक्ष, F2 जो है उदाहरण में, तो तीसरा बल कहां होगा। ये कौन पूछ रहा है भाई, ये कौन पूछ रहा है, कहां से आते हैं ये लोग। यहां पे 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 3 न्यूटन तो लग रहा है, 4 न्यूटन तो लग रहा है, तो परिमाणी तीसरा बल कहां होगा। लेक्चर नंबर ये जीसी का डिस्कस कर रहा हूं अभी मैं, लेक्चर नंबर 5 में ही हूं अभी मैं। लेक्चर नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6, तो यहां पर हमें 2 बल बोले गए, F1 है 3 न्यूटन का और F2 है 4 न्यूटन का। F1 है 3 न्यूटन का इधर और F2 है 4 न्यूटन का इधर। अब परिमाणी कहां आना चाहिए, तो इन दोनों का परिमाणी कहां आएगा सर, इन दोनों का परिमाणी जो होगा वह यहां कहीं बीच में आएगा, तो इन तीनों का नेट 0 होना चाहिए, तो इसके ही विपरीत दिशा में एक बल लगा दो। ये रहा परिमाणी, ये रहा आंसर। तो ये 5 न्यूटन का होगा, तो ये भी 5 न्यूटन का होना चाहिए, विपरीत दिशा में होना चाहिए। तो अब ये कहां होना चाहिए, यह सर एक्स अक्ष के साथ कितना, तो 5 न्यूटन का है, और वाई अक्ष के साथ कोण पूछा हुआ है, तो वाई अक्ष के साथ कोण कितना बना रहा है सर, ये वाई अक्ष के साथ यहां पर ये कोण बना रहा है, तो यही वाला कोण यहां पर बनेगा, तो ये कोण कितना होता है सर, tan इनवर्स या tan थीटा, लंब सामने वाला जो होगा वो 3/4 आंसर आ जाएगा। यहां पर यह होगा बेटे, यह त्रिभुज सा बना, यह 5 न्यूटन, इधर वाला 4 न्यूटन, नीचे वाले को सामने बना लो 3 न्यूटन, ये बहुत बार करके बताया, थीटा आ गया। चलिए लेक्चर नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 6, 7 वही बताना था। 2 बल 18 न्यूटन है, तो इनका परिमाणी इनका परिमाण 12 न्यूटन है, पर सवाल में साफ बोला हुआ है कि 2 बल इस प्रकार है कि इनके योग का परिमाणी 18 न्यूटन है। अच्छा, एवं इनका परिमाणी जिसका परिमाण 12 न्यूटन है। अच्छा, कम बल के लंबवत है। अच्छा ठीक है, ओके, यह सवाल थोड़ा सा ठीक है ये वाला सवाल। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ, ये जेन्युइन डाउट में से एक होना चाहिए। लेक्चर नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 7, ये इसकी भाषा भी थोड़ी सी अजीब है। क्या कहना चाह रहा है इस सवाल में, इस सवाल में बोल रहा है कि हमारे पास दो बल है जिनका परिमाण 18 न्यूटन, जिनके योग का परिमाण, मतलब कि इनको हमने योग करा तो रिजल्टेंट जो है वह 18 न्यूटन है। अच्छा, और इनका परिमाणी 12 न्यूटन है, मतलब ये इनको जब हम सीधे सीधे जोड़ रहे तो जोड़ के 18 आना चाहिए। मतलब ऐसे 2 बल जिनको सीधे जोड़ने पर 18 आना चाहिए। सभी ऑप्शन में हो रहा है ये, तो ओके, मतलब A प्लस B जो है वह 18 न्यूटन है हमारे पास, ठीक है, सीधे सीधे जोड़ने पर। अब सदिश रूप से योग करने पर इनका जो रिजल्टेंट आया है, वो रिजल्टेंट जो आया है वो 12 न्यूटन का आया है। कितना है, 12 न्यूटन का आया है। अब इस सवाल को करने के 2-3 तरीके हैं। लेक्चर नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 3, 7 नहीं, अच्छा 7 को हटा के 3 कर दिया, चलो ठीक है। अब इस सवाल को करने का है ना, ये थोड़ा सा ठीक सवाल है हमारे पास। तो अब इस सवाल को करने के 2 तरीके हैं। या तो आप बिल्कुल ही भोले बन जाओ, आपको पता है सर R बराबर होता है √a² + b² + 2ab cos थीटा, इस a² + b² + 2ab cos थीटा। अब आपके पास ना तो a है ना तो b है ना, तो आप यहां से b की वैल्यू उठा के इसमें रखो, यहां भी रखो, फिर पूरा सॉल्व करो, आपके पास ये भी है, आप थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करो और पूरी मजदूरी करो, ठीक है।
लेकिन इस सवाल को करने का एक आसान सा तरीका भी मैं आपको बताता हूं। देखो क्या हो रहा है, यहां पर दो बल हैं, ये वीडियो सॉल्यूशन आपने देखा होगा, ये वाला तरीका। दो बल है, एक यहां पर एक बल है और यहां पर एक बल है। अच्छा, अब यहां पर इन दोनों बलों में से एक बल छोटा वाला बल होगा, एक बड़ा बल होगा। इन दोनों का जो परिमाणी है वो 12 न्यूटन इधर आ रहा है, ठीक है। और बोला यहां पे ये कोण 90 डिग्री है, तो ये छोटा बल है, ये बड़ा बल है। ये छोटी सी बात चमकी सबको, एक छोटा है एक बड़ा है। अब ये बोला गया है कि यहां पर इनका योग तो 18 है, तो अगर मान के चलो ये छोटा वाला ए है, तो ये 18 माइनस ए होना चाहिए, बी वाला, और ये वाला कोण थीटा होना चाहिए, ठीक है। अगर ये 18 माइनस ए है, तो इसके मैं दो घटक कर सकता हूं, एक घटक इधर आएगा, एक घटक ऊपर आएगा ना घटक। तो यहां पर अगर मैं इसका इधर वाला घटक देखूंगा तो ये आ जाएगा 18 माइनस ए का कॉस घटक और 18 माइनस ए का साइन घटक, ठीक है। अब ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये दोनों आपस में बराबर है। क्यों आपस में बराबर है ये दोनों? क्योंकि सर इस दिशा में परिमाणी बल तो है नहीं। अच्छा, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 18 माइनस ए का साइन थीटा बराबर होगा ए के, ठीक है। दूसरी बात y दिशा में एक ही बल है हमारे पास, कितना है? 18 माइनस ए कॉस थीटा, और y दिशा में कोई भी बल नहीं है, तो यही रिजल्टेंट होना चाहिए। और ये किसके बराबर है? रिजल्टेंट है 12 न्यूटन के बराबर, तो ये 12 हो गया यहां से। तो ये 18 माइनस ए कॉस थीटा बराबर होगा 12 के। अब हमारे पास दो समीकरण है ना, और दो चीजें नहीं पता, यहां पे थीटा के बारे में नहीं पता हमें, तो इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, और इनको डिवाइड करके हम यहां पर, अच्छा लेकिन डिवाइड करोगे तो थोड़ा सा फंसोगे, यहां पे ये ए की वैल्यू है, ठीक है, कोई बात नहीं। आप यहां पर अगर मैं ए के घटक करता हूं तो ज्यादा आसान हो जाता है ना, तो अगर मैं ए के घटक करता हूं तो यहां पे हो जाता है ए कॉस थीटा बराबर हो जाता 12 के, ए कॉस थीटा बराबर हो जाता 12 के, और ए साइन थीटा बराबर हो जाता साइन 18, ठीक है। चलो, और कुछ तो नहीं दिया सवाल में, इनका परिमाणी 12 है, एक बल तब बलों का परिमाण क्या होगा, ठीक है। चलो, तो यहां पर अब हमारे पास दो समीकरण है, इन दोनों को मिला के हमें करना है इसको हल, ठीक है। तो अब हम कैसे कर सकते हैं? यहां से हम इसमें से कॉस थीटा की वैल्यू उठा के इसमें रख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हाँ, इसमें बहुत टाइम गया, बिल्कुल बड़ा सवाल है, ठीक है। तो यहां पर ये सबसे आसान तरीका बता रहा हूं मैं इस सवाल को करने का। बाकी इसमें एक और छोटा सा एसपी स्टार भी है, वो भी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन ये वाला जो सवाल है वो आप यहां पर इससे कर सकते हो। अब देखो दूसरी बात क्या है, आप यहां पर से कॉस थीटा और साइन थीटा के बीच में आंसर ले आओगे। कैसे ले आओगे? यहां से कॉस थीटा की वैल्यू लिखोगे आप 12 बटे में साइन 12/18 है। अब ये कॉस थीटा की वैल्यू, तो इससे साइन थीटा की वैल्यू निकाल लो। कैसे? यहां पे एक त्रिभुज बना लो, यहां पर ये थीटा कौन है? ये आधार जो है, ये आधार 12 है, ये 18 माइनस ए है, और साइन थीटा क्या है इसका? साइन थीटा a/18 माइनस ए, मतलब लंब जो है वो ए आ चुका है। तो अब यहां पर आप आराम से पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और आंसर ले आओ, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और आंसर ले आओ, ठीक है। तो यह एक तरीका था। दूसरा तरीका, ऑप्शन से चले जाओ। यहां पर आपने इक्वेशन बना लिए, ये इक्वेशंस बना लिए आपने, इन दोनों में क्या वैल्यू है पॉसिबल ए की, ठीक है। तो एक क्या वैल्यू पॉसिबल है ए की? तो सर अगर 12 और 6 लेंगे तो क्या इनका योग 18 हो रहा है? बिल्कुल। क्या इनका परिमाणी, अगर मैं ए को 6 मान लू, तो ए को 6 मान लू, तो क्या यहां पर ए को 6 मान लू, तो क्या ये इन दोनों में सेटिस्फाई कर रहा है? सर ए की वैल्यू 6 पॉसिबल है क्या? ए की वैल्यू 6 पॉसिबल है क्या? सर 6 रखूंगा तो 12/12 कॉस 90 हो गया, या कॉस थीटा तो 0 हो गया। सर ये तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। इसी प्रकार से आप ऑप्शन से कर सकते हो इसे। बाकी दूसरा तरीका मैंने आपको बता दिया। तीसरा तरीका और क्या कर सकते थे यहां पर? अब यहां पर आप इसको और आसान तरीके से कर सकते थे, है ना। अगर आपको पता हो तो मैंने ये वाला एक क्वेश्चन ऐसा क्लास में करवाया था, है ना, और मैंने आपको बताया था कि परिमाणी 12 मतलब ये यहां पर जो सदिश बनेंगे वो ये 12, 5 और 13 का मैंने एक और आपको एक
त्रिभुज बनाया था जिसमें मैंने आपको बोला था कि भाई 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 13 के बराबर होता है, तो आप उसका भी ट्रिक लगा सकते थे यहां पर। तो ये एक 12 है, एक 5 है, तो ये 13 परिमाणी बन सकता है। ठीक है, बाकी मैंने जिनका योग 18 और इनको घटाने पे 8 आया था, ऐसा एक क्वेश्चन हमने क्लास में करा था डाटा के साथ। बाकी इसके अलावा बेस्ट तरीका यही है इस क्वेश्चन को करने का, यहाँ पे घटक ले लो और वैल्यू उठा के रख लो, या पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगा लो। क्लियर है मामला? चलिए आगे बढ़ते, कर लोगे? क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा लेक्चर नंबर 5 का। मतलब अभी तक मैंने जितने डाउट पता ना उनमें सबसे बेहतरीन सवाल ये जिस बच्चे ने पूछा, ये वाकई में नहीं बना, इससे वाकई में इससे नहीं बना। चलिए 11 और 12 कर लेते हैं। अच्छा 9 भी बचा, 9 11 12, 9 11 12। बेटा 9 सवाल तो नहीं बताएंगे हम यहां पर, है ना, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें मैंने एग्जैक्ट इसी टाइप का क्वेश्चन करवाया था। इस बिंदु पे इधर की तरफ 30 न्यूटन का तनाव लग रहा है, इधर की तरफ T तनाव है, और आपको क्या बताना है? आपको W और OA में तनाव बताना है। तो आप चाहो तो इसमें लामी प्रमेय लगा लो, लामी प्रमेय लगा लो, या आप इस बिंदु पर ये जो तनाव है इसके घटक करके सॉल्व कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा कर सकते हो। ठीक है, क्या करोगे यहां पर इस बिंदु पर, एक बार फिर से ये बिंदु बना देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 9 लेक्चर नंबर 5। इस तरफ 30 न्यूटन का बल है, इस तरफ T तनाव है, यहां पे लग रहा है 30 न्यूटन, यहां पे लग रहा है W। तो आप T के घटक कर लो और बराबर कर दो। यहां पे T cos 30 W के बराबर होगा, और यहां पे T sin 30 जो होगा वह 30 के बराबर होगा। तो यहां से T की वैल्यू उठाओ, इसमें रख दो, W आ जाएगा। करो एक बार ट्राई, सब कुछ बन जाएगा। W भार और OA में तनाव। चलिए बना। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 9 आ गया, क्वेश्चन नंबर 9 आ गया। चलिए 11 और 12। क्वेश्चन नंबर 11, बड़ा क्वेश्चन नंबर 11 क्लास में करवाया है। ये सब नियत वेग से ऊपर जा रहे, तो नियत वेग से जा रहे तो इसमें तनाव 0 होगा। 12 में क्या बोला हुआ है? 6 न्यूटन का बल आरोपित किया जाता है, तो कम भार वाले गुटके पर बल क्या होगा? बेटा कम भार वाले गुटके पर बल निकालना है आपको, तो आसान सी बात है, यहां पर इन दोनों में यहां पर योग कितना आ रहा है? 12 न्यूटन। तो 12 और बल लग रहा है 6 न्यूटन का, तो तनाव आ चुका है। तनाव से आप यहां पर त्वरण आ चुका है, एक्सट्रीमली सॉरी, 5 न्यूटन और 5 किलो और 7 किलो लिखा हुआ है, और 6 न्यूटन का बल लग रहा है। तो F बराबर एम करो, त्वरण आ जाएगा। त्वरण आ गया, तो त्वरण में क्या होगा? त्वरण में हमारे पास त्वरण की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, तो अब हम क्या निकालेंगे यहां से? त्वरण आने के बाद में हम अभिलंब प्रतिक्रिया बल नॉर्मल बराबर एम ए, तो यहां पर 5 × 1/2 त्वरण आया था, तो 5/2 आंसर आ जाना चाहिए। चलिए सारे क्वेश्चन हो गए। 12 नंबर, 12 भी हमने बता दिया। चलो आगे बढ़ते लेक्चर नंबर 6 लेक्चर नंबर 7 की तरफ। लेक्चर नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 1 6। मैं अभी हिंट दे रहा हूं, हम लोग ज्यादा डिटेल में जाते हैं तो समय लग जाता है क्वेश्चन में, मैं आपको बता देता हूं क्या क्या करना होगा। अच्छा ये तो मजेदार सवाल है। लेक्चर नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1 कितनों ने बना लिया? लेक्चर नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1, एक 7 किलोग्राम का गुटका 4 किलोग्राम भार की रस्सी से 5 किलोग्राम भार के गुटके से बंधा है चित्र अनुसार। ऊपर की तरफ 200 न्यूटन का बल लग रहा है, तो अब आपको बताना है यहां पर P बिंदु पे तनाव क्या आएगा? P बिंदु पे तनाव क्या आएगा? ठीक है, कैसे करना है वो एक बार मैं हिंट दे देता हूं। लेक्चर नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1, लेक्चर नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या करना होगा आपको? यहां पर ये रस्सी है बेटा, और यहां पे ये एक और द्रव्यमान है, और ऊपर की तरफ लग रहा है 200 न्यूटन का बल। ठीक है, तो यहां पर 7 किलो
4 किलो और 5 किलो है, 7 किलो, 4 किलो और 5 किलो है। तो यहां पे सबसे पहले त्वरण निकाल लो, त्वरण आ जाएगा 200 बटे में इन सब का योग। तो यहां पर इनका योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 9, 9 और 7 मतलब 16 किलो, 16 आ जाएगा। एक बार देखो सही किया मैंने। तो यहां पर हाँ ठीक है, तो अब यहां पर 200 बटा 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण आ गया। अब आपको क्या करना, 7 किलो वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, 7 किलो वाले की जिंदगी के बारे में सोचो। तो 7 किलो वाले पे 7G नीचे लग रहा है, 200 न्यूटन ऊपर लग रहा है और इस पे तनाव T नीचे लग रहा है, ये रस्सी की वजह से, ये रस्सी की वजह से तनाव T, रस्सी नीचे खींचना चाहिए इसे। तो यहां पर जय गुप्ता, यहां पर मैं कंपटीशन करने नहीं बैठा हूं कि मैं कितने ज्यादा सवाल बता पाता हूं, है ना। मैं जो बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट सवाल है और सारे सवाल बनने चाहिए, ठीक है। अलग से तुमने फीस नहीं दी है यहां पर कि 1 घंटे हो गए, लेक्चर नंबर 6 और 8 और 9 बताओ, वो भी बताएंगे। अभी जो चल रहा है पहले वो देखेंगे हम। तो यहां पर त्वरण जो होगा वो ऊपर की तरफ होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 माइनस T माइनस 7G बराबर होगा 7 इंटू ए, एम ए के बराबर करा, एफ नेट बराबर एम ए करा हमने। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप तनाव की वैल्यू निकाल सकते हो। चलिए हाँ भाई, लेक्चर नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6। बेटा ये तो फिर से वही वाला सवाल आ गया, हाँ 2 बार डल गया वाला सवाल, हटवा देंगे हम। ये भी वही सवाल है, इसमें 0 होगा क्योंकि नियत वेग से ऊपर जा रहे, तो नियत वेग से ऊपर जा रहे हैं तीनों ब्लॉक, तो इसका परिमाणी 0 ही होगा। चलिए 8 और 9, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 9। हमें बोला कि एक घर्षण रहित टेबल पर m द्रव्यमान के ब्लॉक को एक अन्य m द्रव्यमान के गुट के द्वारा खींचा जाता है। अच्छा, जो द्रव्यमानहीन डोरी से घर्षण रहित घिरनी द्वारा ऊर्ध्वाधर लटका हुआ है, डोरी में तनाव क्या होगा बेटा? ये तो m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 वाला फॉर्मूला पढ़ा है हमने, वही वाला सवाल है सीधे सीधे। ये 37 सतह पे टेबल के नीचे एक ब्लॉक रखा हुआ है, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये आंसर आ जाएगा। चल हाँ 8 9 11 12, हाँ ये सवाल भी बढ़िया है ना, ये थोड़ा ठीक ठाक सवाल है, ये पूछा जा सकता था। क्वेश्चन नंबर 8 तो हो गया नहीं, क्वेश्चन नंबर 9, लेक्चर नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 9, लेक्चर नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोला गया इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में हमारे पास यहां पर एक इस प्रकार का कुछ डिजाइन बना हुआ है, इसमें mm द्रव्यमान रखे हुए और इस पे 37 डिग्री है और वहां पे 53 डिग्री, यहां 37 डिग्री है, यहां पर 53 डिग्री है, ठीक है। ये एक m द्रव्यमान का ब्लॉक है, यहां पर घिरनी लगी हुई है और यहां पर भी एक m द्रव्यमान का ब्लॉक है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको बताना है कि यहां पे त्वरण कितना आएगा, आपको बताना है यहां पे त्वरण कितना आएगा, ठीक है। तो यहां पर ये वाला क्वेश्चन बढ़िया है ना। इस क्वेश्चन में आपको कैसे पता चलेगा किस तरफ जा रहा, दोनों तरफ इंक्लाइन प्लेन आ गए हैं, तो यहां पर कैसे होगा? हाँ इस प्रकार क्वेश्चन की मैंने हिंट दी थी क्लास में। यहां पर नीचे की तरफ जो बल लग रहा है वो mg sin 53 होगा, या मैं इसे mg 4/5 लिख सकता हूं। इसी प्रकार से इसको जो नीचे खींच रहा होगा mg sin 37 या mg sin 37 या mg 3/5 होगा। अब 4/5 जो होता है वो बड़ा होता है 3/5 से, मतलब कि एक नेट त्वरण जो होगा उसका इस तरफ होगा, ये त्वरण इधर होगा, ये भी ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहां पे जो त्वरण आएगा वो त्वरण कितना हो जाएगा? ये त्वरण आ जाएगा सर mg 4/5 माइनस mg 3/5। क्यों? क्योंकि ये वैसे ही क्वेश्चन हो गया हमारा जैसा हम करते थे कि यहां पर एक पुली है, यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, यहां पर दूसरा ब्लॉक लगा हुआ है, ठीक है। तो ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो इसी में इसी प्रकार की कहानी होगी, ये इंक्लाइन प्लेन पे, बस यहां से mg नहीं होगा, यहां पे कुछ घटक होगा mg sin थीटा, ठीक है, बटे में 2m है ना, m प्लस m 2m, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़िया सवाल था ये,
क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में अब हमें जाना है क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। हाँ, ये वाला सवाल तो ये अच्छा, ये तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा है आपसे? ये तो मुझे लगता है मुझे नहीं बताना है। हाँ, नहीं बताना है मुझे, है ना। यहां पर क्या पूछा आपसे? आपसे तनाव पूछा हुआ है शायद, है ना। हाँ, गिरनी द्वारा आरोपित बल कितना होगा। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, जिससे नहीं बना उनके लिए बस हिंट दे दूंगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या हो रहा है बेटा, यहां पर आपके पास एक कैपिटल एम द्रव्यमान ये भी है, एक यहां पर स्मॉल एम द्रव्यमान घिरनी का भी है। तो क्लैंप कितना बल आरोपित करेगी, क्लैंप कितना बल आरोपित करेगी। तो यहां पर इस पूरी सतह में यह एक घिरनी है और यह एक रस्सी है। तो इस पूरी रस्सी में क्या मैं बोल सकता हूं, कैपिटल mg तनाव है। कैपिटल m है इधर, तो इसमें कैपिटल mg नीचे लग रहा होगा। तो इस पूरी रस्सी में तनाव कैपिटल mg है। तो क्या होगा सर, यहां पे तनाव नीचे की तरफ कैपिटल mg होगा, इसमें भी तनाव इस तरफ कैपिटल mg होगा, ठीक है। प्लस एक स्मॉल m खुद का द्रव्यमान भी लग रहा है इस तरफ। तो नेट बल बनेंगे स्मॉल m प्लस कैपिटल m इंटू जी नीचे की तरफ, और एक बल लग रहा है इस तरफ कैपिटल mg। तो इनका परिमाण ही हो जाएगा अंडर रूट ये वाला बल का स्क्वायर प्लस ये वाले बल का स्क्वायर। 90 डिग्री पर है दोनों बल। आ गया समझ में। क्वेश्चन नंबर 12। हाँ, इसमें क्या बोला है, संतुलन के लिए कोण थीटा का मान क्या होना चाहिए। तो देखो बेटा कैसा हुआ इसके लिए, यहां पे इसमें टी बराबर mg होगा, यहां पे भी टी बराबर mg होगा। तो इस पूरे में टी बराबर mg, इसमें भी टी बराबर mg। अच्छा, इस बिंदु की बात करते हैं। तो इस बिंदु पर क्या हो रहा है, खुद ही सोचो क्या हो रहा है इस बिंदु पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या होगा, बीच वाले बिंदु पर एक तनाव इधर लग रहा है, एक तनाव इधर लग रहा है, और दोनों यहां पर बराबर तनाव है। ये कोण थीटा है, ये वाला कोण भी थीटा। नीचे की तरफ √2 mg बल लग रहा है। कितना लग रहा है, √2 mg बल लग रहा है। तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं कि सर ये टी है, ये टी है, तो इस टी के घटक जो होंगे वो कितने होंगे। ये टी के घटक होंगे सर, इधर वाले जुड़ जाएंगे, इधर वाले घट जाएंगे। तो इस तरफ घटक आ जाएगा 2t cos थीटा, t cos थीटा, t cos थीटा, 2t cos थीटा बराबर होगा √2 mg के। तो m से √2 mg के, और t खुद किसके बराबर, t खुद mg के बराबर है। क्यों, क्योंकि इस तरफ जो द्रव्यमान लटक रहा है इसने रस्सी में तनाव mg बना रखा है। तो इस पूरी में तनाव mg, इस पूरी में तनाव mg, ये बीच वाली रस्सी में √2 mg तनाव होगा, क्योंकि नीचे √2 द्रव्यमान है, √2 m द्रव्यमान है। तो ये 2t mg के बराबर होगा, cos के बराबर √2 mg हो जाएगा। mg से mg कट जाएगा, यहां से 1/√2 या 45 डिग्री आंसर आ जाएगा। बन गया 12, बहुत ही बढ़िया। चलिए हाँ, लेक्चर नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 3। लेक्चर नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 3। जय, आ गए हम लेक्चर नंबर 8 पे, ठीक है। लेक्चर नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, ये थोड़ा सा बढ़िया सवाल है। क्या करना होगा इस सवाल में एक बार मैं बता देता हूं। 20 न्यूटन 10 न्यूटन, ठीक है। आपको बताना है कि यहां पर डायनामोमीटर का पाठ्यांक क्या होगा, मतलब रस्सी में तनाव क्या होगा, बस ये निकालना है तुम्हें। तो कैसे निकालोगे, यहां पर 20 न्यूटन का बल लग रहा है, यहां पे 10 न्यूटन का बल लग रहा है। सब परिमाणी बल जो है वो 10 न्यूटन का हो गया, ठीक है। कितना कितना है, एक 6 किलो है, एक 4 किलो है। तो लेक्चर नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर दिया हुआ है एक 6 किलो का द्रव्यमान है, यहां रस्सी ये स्प्रिंग है, और यहां पे 4 किलो का द्रव्यमान है, ठीक है। इधर की तरफ लग रहा है 20 न्यूटन, इधर की तरफ लग रहा है 10 न्यूटन। तो नेट बल कितना हो गया बेटा, नेट बल हो जाएगा सर यहां से 20 इस तरफ है, 10 इधर है, अपॉन में टोटल द्रव्यमान 6 + 4 या 1 न्यूटन का, या 1 मिनट, हम सीधे त्वरण ही निकाल चुके हैं, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण आ गया। क्या इतना स्पीड में सबको समझ में आ रहा है, और इतना स्पीड में समझ में आना चाहिए। क्यों, क्योंकि जिसने कर रखा है ईमानदारी से उसको इतनी स्पीड में समझ में आएगा। उसको देखो क्या होता है कि जिसने क्वेश्चन कर रखे होते ना, या जिसने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रखे, उसको बस एक तिनके का सहारा चाहिए। डूबते को एक तिनके का सहारा बचा ले जाता है।
हाँ, तो जो डूब रहा है, जो तैरने की कोशिश कर रहा है, उसको अगर एक तिनका मिल जाए, मुझे नहीं पता इनमें से तुम्हारा तिनका कहां है, तुम कहां अटके थे, हर कोई अलग अलग जगह अटक सकता है, लेकिन जहां मैं सब कुछ बताऊंगा, लेकिन तुम अपना तिनका ढूंढो, तुम किससे बच सकते हो ना। मान कर तुम डूब रहे हो और आसपास तुम्हें 5-6 चीजें तैरती दिख रही है, तुम एकदम हाथ लगा लो जहां पर तुम्हें जहां लगता है कि इसको पकड़ लूंगा तो मैं बच गया था। हाँ भाई, तो यहां से त्वरण आ गया। अब त्वरण आ गया तो इस त्वरण में अब हमको क्या निकालना है, यहाँ पे तनाव निकालना। तनाव निकालना तो दोनों में से किसी की भी सहायता ले लो। मैं 6 किलो वाले के लिए लेता हूं, तो 6 किलो वाले पे आगे की तरफ 20 न्यूटन लग रहा है, पीछे की तरफ T तनाव लग रहा है, तो 20 - T बराबर होगा MA के, या हो जाएगा 20 - T बराबर होगा 6 × 1 के। आंसर आ गया 14 न्यूटन। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन नहीं, ये तो हो गया था। हाँ भाई, 3, 6, 14 और 15, 3, 6। हाँ बेटा, 6 वाला भी नहीं बताएंगे हम, क्योंकि इसमें आपको क्या बताना है, इसमें आपको निकाय का त्वरण, रस्सी में तनाव और स्प्रिंग के लिए x का मान बताना। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, यहां पर ये 10 किलो दिया हुआ, यहां पर ये a कितना दिया हुआ 5 किलो, तो त्वरण कितना आ जाएगा, त्वरण हो जाएगा 10g अपॉन में 10 + 4 त्वरण आ जाएगा। यहां से त्वरण आने के बाद में ये 20/3 आ जाएगा। तनाव क्या होगा, इसके लिए हमने सीधे सीधे फॉर्मूला पढ़ा है, M1 M2 अपॉन में M1 + M2 × G। तो तनाव आ गया, जो तनाव होगा उसको kx की, या स्प्रिंग बल होगा उसको kx के बराबर कर दो, तो वहां पे k दिया हुआ, x की वैल्यू आ जाएगी। क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, जिसका भी डाउट था क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15। यह कहां गई मेरी तलवार, यह कौन मूर्ख था जो क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 बोलकर गया, यहां पर चले गया क्या, क्लास से भाग गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 बन गया सभी से। क्वेश्चन नंबर 10 में भी यही करना है, एक बल इधर की तरफ लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, इधर mg लगेगा, इधर mg sin थीटा लगेगा। देख लो किसमें से, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा है, उस तरफ त्वरण होगा। तो इधर mg होगा, इधर mg sin थीटा, तो mg का मान अगर mg sin थीटा से ज्यादा है तो ये सब इधर की तरफ जाएगा। तो mg - mg sin थीटा अपॉन में टोटल द्रव्यमान। हाँ राघवेंद्र बेटा, वही लास्ट वाली बताया, मुझे पता था ये डाउट में आ सकता है। तो यहां पर क्या हो रहा है, 30 डिग्री का कोण है और यहां पर दोनों, अच्छा अरे ये तो और आसान है, 100 न्यूटन भार वाले गुट के एक, अच्छा ये गुट का ए, इसका 100 न्यूटन भार है और W भार जुड़ा हुआ है, भार इसके लिए वो साम्य अवस्था में रहे। तो त्वरण निकालना हो तो दिक्कत आती थोड़ी सी, क्या यहां पे इसका मान, भार मान लो W है, इसका 100 न्यूटन है, तो 100 sin 30 इधर लग रहा हो, mg sin 30 इधर लग रहा है, इधर W लग रहा है। अगर साम्य अवस्था में तो mg sin 30, 100 sin 30 बराबर होना चाहिए b के, mg sin 30, तो 100 sin 30 कितना होता है, 1/2 होता है, तो 50 के बराबर W होना चाहिए। आंसर आ गया। त्वरण निकालना होता तो यहां पर इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान देते, तो कौन सा बड़ा होता, वो माइनस इसका बल बटे में टोटल द्रव्यमान कर देते। लेक्चर नंबर 8। भाई तुमको तो इसमें बहुत मजा आते, लेकिन मेरे को तो बहुत मुश्किल काम लग रहा है। एक साथ इतने सारे सवाल है ना, कितने हो गए ये, 4 4 16 16 16 20 20 25 24 25 26 27 28 30 सवाल हमने आधे घंटे के अंदर, आधे पौने घंटे के अंदर कर दिए सारे। चलो, मतलब मैंने नहीं, हमने किए। 2 9 13, वाह, 3 9 13, अच्छा 3 9 13, 3 9 13 10, चलो 4 ही बताएंगे, 3 9 13 10। तीन है, 3 क्यों पूछा जा रहा है, एल लंबाई की रस्सी में तनाव F द्वारा खींचा जाता है,
अच्छा, बल लगाने वाले बिंदु से x दूरी पर तनाव का मान क्या होगा? L लंबाई के ओहो, दिस सिली सवाल। रस्सी में द्रव्यमान नहीं बोला है। देखो ये है ना अजीब सवाल है। इसने बोला है L लंबाई की एक रस्सी को नियत बल F द्वारा खींचा जाता है। बल लगाने वाले बिंदु से x दूरी पर रस्सी पर तनाव का मान क्या होगा? अब देखो चक्कर ये है कि हम जो पढ़ते हैं उसमें हमने ऐसा पढ़ा होता है कि सर यहां पर अगर द्रव्यमानहीन रस्सी है तो द्रव्यमानहीन रस्सी होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? द्रव्यमानहीन रस्सी होने पर द्रव्यमानहीन रस्सी होगी तो उसमें तो एक समान रूप से द्रव्यमान है नहीं तो एक समान रूप से तनाव होगा। लेकिन उसने बोला नहीं है, लेकिन फिर भी हमें मानना पड़ेगा क्या कि इसका कुछ ना कुछ तो लोचा है सर, कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान है इसका। लेक्चर नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 3। तो ये जो हमने किया वैसा ही कुछ सवाल है। कि यहां पर F बल लग रहा है ना, और ये F बल जो है वो एक समान रूप से पूरी रस्सी में तनाव उत्पन्न कर रहा है। तो अब लगाने वाले बिंदु से x दूरी पर तनाव का मान क्या होगा? यार इस सवाल में ना कुछ इंफॉर्मेशन अधूरी है कि x दूरी पर अगर मैं इस बिंदु पर तनाव मानूंगा भी तो ये तनाव क्या होगा? सर नीचे वाला द्रव्यमान भी होना चाहिए। अब नीचे वाला कोई द्रव्यमान दिया हुआ नहीं है। ओके चलो ठीक है, नहीं मानते हैं हम, तो हो जाएगा mg/l इंटू एक्स प्लस एफ ना। ओके लीव इट, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दिए सवाल। इसमें इंफॉर्मेशन अधूरी है, एक लाइन मिसिंग है इस सवाल में, कुछ ना कुछ लाइन मिसिंग है। पुष्पांजलि बिटिया आप बहुत लेट हो चुके हैं, हम लेक्चर नंबर 7 की पीडीएफ डिलीट कर चुके हैं, अब लेक्चर नंबर 8 की ही बची है। लेक्चर नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 3 डिलीट। लेक्चर नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 3 डिलीट कर दिया जाए। चलिए फिर 9, 10 और 13। 9, हाँ 9th वाला सवाल है जो पिछली क्लास में बता रहा था और बताते बताते हमारे पास क्लास का समय खत्म हो गया था। चलिए 9 पे आ चुके हैं हम। हमें बोला जो ऊर्ध्वाधर कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री कोण बनाता है, दो घर्षण नट समतल तो ऊर्ध्वाधर 30 डिग्री कोण है। ऊर्ध्वाधर 30 डिग्री अजीब बोला हुआ है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, 30 डिग्री ठीक है, तो 37 से 60 डिग्री हो गया। अच्छा तो गुटके ए और बी को इनके तलों पर रखा गया। ए के सापेक्ष ऊर्ध्वाधर त्वरण क्या होगा? वैसे ये त्वरण वाला सवाल आ गया है ना, इसमें हमें गति के नियम का कोई चक्कर नहीं है, चलो कोई ना रिवीजन हो जाएगा इससे हमारा। हमें क्या करना है, हमें इसका ऊर्ध्वाधर त्वरण ज्ञात करना है। तो ऊर्ध्वाधर त्वरण क्या होगा? यहां पर इसमें देखो ध्यान से ना, इसमें mg इसका त्वरण जो होगा जी साइन थीटा इस तरफ होगा, जी साइन थीटा इस तरफ होगा। जी साइन थीटा का भी घटक करना है हमें। देखो ध्यान से क्या है चक्कर, ये मुझे लगता है 99% बच्चों को डाउट है, मैं थोड़ा सा लिख के बता देता हूं। लेक्चर नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 9 एक बता देता हूं, दूसरा वाला निकाल लो, दोनों को माइनस कर लो, है ना, क्योंकि दोनों समान दिशा में जा रहे, ऊर्ध्वाधर दिशा का त्वरण पता चल जाएगा। यहां पर यह एक द्रव्यमान m आपको दिया हुआ डिग्री है 30, तो यहां पर हमें पता है सर कि ये 30 डिग्री कैसे बनता है। यहां पर इस तरफ जी साइन थीटा होता है, मतलब कि कुल मिला के ये वाला कोण जो है वो थीटा था, और फिर इसी प्रकार से ये वाला कोण भी थीटा था, और यहां पर यही कहानी चलती जा रही थी, चलती जा रही थी, चलती जा रही थी, चलती जा रही थी। ठीक है, तो अब हमारे पास ये जो है वो जी साइन थीटा त्वरण नीचे की तरफ है। क्लियर है मामला? तो अब हमें क्या करना होता है, हमें क्या करना होता है, यहां पर अगर ये जी साइन थीटा कोण नीचे की तरफ होगा
तो इस कंडीशन में अब मुझे जी साइन थीटा का भी घटक करना है फिर से। ठीक है, तो कौन सा घटक करना है सर यहाँ पर? देखो वाला, अच्छा मैंने एक, ये वाला कौन थीटा, ये वाला कौन थीटा होगा ना, हाँ ये कौन थीटा नहीं होगा, हाँ ठीक है। तो अब यहां पर कौन सा घटक करना होगा सर? जी साइन थीटा का जो, ये देखो ये एकलौता सवाल है, ये एकलौता सवाल, ये आकाश के टेस्ट सीरीज का सवाल है ना, ये एकलौता सवाल है जो जिसमें डबल घटक होते हैं। जी साइन थीटा का अब हमें घटक करना, तो जी साइन थीटा का क्षैतिज घटक होगा जी साइन थीटा कॉस थीटा, और इसका ऊर्ध्वाधर घटक जो होगा वो हो जाएगा जी साइन थीटा इंटू साइन थीटा। क्यों? क्योंकि इसका इस तरफ त्वरण जी साइन थीटा है। अब हमें त्वरण, देखो पहले क्या था, पहले mg था मेरे पास बल, तो mg बल नीचे लग रहा था, तो मैंने पता करा कि भैया ये इस दिशा में कितने त्वरण से जा रहा है, तो इस दिशा में जो त्वरण था वो हमें पता चल गया, वो पता चल गया। वे विनीत बेटा रुक जा, यहां पर ये जी साइन थीटा मुझे पता चल गया, ये जी साइन थीटा इस तरफ त्वरण था। अब इस जी साइन थीटा के भी घटक होंगे, एक घटक इधर आएगा, एक घटक उधर आएगा, एक क्षैतिज त्वरण होगा, एक ऊर्ध्वाधर घटक होगा। मतलब देखो हमने क्या माना, हमने माना कि देखो भैया ये इस तरफ ऐसे जा रहा है, तो ये क्षैतिज में कितना चल रहा है, ऊर्ध्वाधर में कितना चल रहा है। तो इसके लिए यहां पर ये नीचे की तरफ हो जाएगा जी साइन थीटा का स्क्वायर, जी स्क्वायर साइन थीटा का, जी साइन स्क्वायर थीटा, ये होगा इसमें क्षैतिज में त्वरण पहले वाले का, दूसरे वाले का भी इतना ही होगा। अब हमें है ना, हाँ ये 16 वाला क्वेश्चन है, या इसके अलावा ऐसा और क्वेश्चन तुम्हें कभी नहीं मिलने वाला है। ऐसा कोटा में है क्या? हाँ कोटा में भी पूछा गया होगा कहीं ना कहीं, लेकिन यह वाला सवाल एकलौता अपने आप में। तो अब इसका 30 डिग्री और 60 डिग्री है ना, अब इसको आप माइनस कर लो, जी स्क्वायर मतलब ऐसा करना है ना, जी स्क्वायर साइन 60 माइनस जी स्क्वायर साइन 30। क्यों कर रहा हूं माइनस? ये ए रिलेटिव निकालने के लिए, दोनों दिशा में होगा, एक इस ब्लॉक के लिए एक दूसरे वाले के लिए भी मैंने बनाया नहीं, तो आप बना सकते हो, यहाँ पे 60 डिग्री के लिए होगा। वैसे एक्चुअल में क्वेश्चन में पहले 60 था फिर 30 था, साइन 60 था √3/2, तो ये 2/3 हो जाएगा, 1/4। एक बार सॉल्व करके देखो तो आंसर आ रहा है क्या इससे? नहीं सर 3/4 होगा, ये था -1/4, तो ये हो जाएगा g/2। बिल्कुल सही बात, g/2 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर होना चाहिए ऊर्ध्वाधर दिशा में। गजब सवाल है, बहुत ही गजब सवाल है, मतलब ये सवाल हिलता नहीं है लोगों से। तो ये सोचना अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि यार ऐसे तो जा रहा है, फिर से बता देते हैं। हाँ बहुत, मैं बीच बीच में बहुत सारे क्वेश्चन में कुछ IIT वाले भी डाले, तो मैं चिंता न करो। ये जा रहा है ऐसे, ये जा रहा है ऐसे, तो ऐसे जा रहा है तो इसका घटक करना पड़ेगा, एक घटक क्षैतिज में आएगा, एक घटक ऊर्ध्वाधर में आता है। साइन थीटा का भी साइन घटक, तो जी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या सभी को समझ में आ गया? क्यों किया मैंने? और उसके बाद लास्ट क्लास में सॉल्व करके क्या देखा, मेरे को पता नहीं ना, मैं क्योंकि ये वाला कंसेप्ट मैंने बहुत पहले कभी देखा था, फिर उसके बाद में अभी मैंने तुम्हें ये क्वेश्चन यहां पर दिखा मुझे, तो मैंने सॉल्व किया, तो इसलिए मैंने आंसर पहले कंफर्म कर लिया। क्या कि यहां पर जी साइन थीटा था, उसका घटक आ गया, ये जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा, है ना। ये वाला क्षैतिज घटक जी साइन कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर मेरे कोई रट्टा मार के तो आया नहीं मैं कि याले सवाल बताना है, तो इसलिए ये यहां पर मैंने आंसर एक बार कंफर्म किया। तो इसमें ये 1 का त्वरण जो होगा जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा, एक में कौन 30 डिग्री दिया हुआ है, एक में कौन 60 डिग्री दिया हुआ है। तो मैंने यहां पर क्या किया, मैंने यहां पे इसमें जी स्क्वायर आपेक्षित त्वरण पूछा आपसे, सवाल में पूछा हुआ है ऊर्ध्वाधर आपेक्षित त्वरण क्या होगा। ठीक है, तो आपेक्षित त्वरण क्या होगा? आपेक्षित त्वरण, तो आपेक्षित त्वरण होता है A1 - A2, बस उससे हमने सॉल्व किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आ चुके हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बोला हुआ है वस्तु द्वारा प्राप्त संवेग। अच्छा, FT ग्राफ है, FT ग्राफ से आपको वस्तु द्वारा प्राप्त संवेग निकालना है। तो कैसे निकालोगे FT ग्राफ से संवेग? FT ग्राफ से संवेग क्या पता चलता है? क्या पता चलता है सर? FT ग्राफ का ढाल जो होता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 का, अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 भी बताओ, लेक्चर नंबर 8 का। ये 9 था, ये 8 था। यार ये कैसी मूर्खता भरी बातें हैं। लेक्चर नंबर ये क्वेश्चन नंबर 8 बता देता हूं है ना, आसान सवाल है, थोड़ा सा तेरा दिमाग जंग खा गया, हैंग कर गया दिमाग, है ना। कभी कभार ऐसा होता है ना, मशीन हैंग मार जाती तो इजी काम भी नहीं कर पाता है,
तो तुमने बहुत डिफिकल्ट करते करते वो जो बहुत इजी था वो भी नहीं बन पाया। चलिए ये वाला बता देते पहले, एफटी ग्राफ से हमें संवेग कैसे पता चलेगा। सर हमें पता है कि यहां पर इंटीग्रेशन करेंगे तो संवेग में परिवर्तन पता चल जाएगा। क्या पता चलेगा? संवेग में परिवर्तन। तो यहां पर अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है वस्तु द्वारा प्राप्त संवेग का मान। तो ये 3 किलो वाला वस्तु है, तो इसमें अच्छा इसमें क्या दिक्कत, क्या इसका आंसर नहीं आ रहा है आप लोगों का? मैं एक बार सॉल्व कर लू क्या? ½ इंटू 5 इंटू ये होगा 6 प्लस 4 10 इंटू 5 50 आना चाहिए आंसर। आ तो रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 11 इतनी जोरों शोरों में सब क्यों पूछ रहे? अच्छा 11 10 नहीं 11। अच्छा ठीक है, ये भी वही सवाल है, इसमें आपको प्राप्त अंतिम चाल बतानी। तो बेटा देखो इसका क्षेत्रफल निकालो, इसका क्षेत्रफल निकालो, 10वां वाला भी देख लो, इसका क्षेत्रफल निकालो। इसका क्षेत्रफल निकालने के बाद में आपको संवेग में परिवर्तन पता चलेगा। ऐसा समझ जाओ, इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 में क्या होगा? आप एरिया निकालोगे, एरिया जो को संवेग में परिवर्तन आ जाएगा। अब संवेग में परिवर्तन द्रव्यमान इंटू वेग में परिवर्तन, ये एरिया से डिवाइड कर लो तो ये क्या हो जाएगा? एरिया बाय द्रव्यमान, ये हो जाएगा फाइनल वेग माइनस प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग दिया हो तो उसमें जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। प्रारंभिक वेग 5 दिया भाई, प्रारंभिक चाल दी भी है, कर लोगे? चलो ये कैसे करना है? 8वां वाला सवाल कैसे करना है? 8वां वाला सवाल में बेटा आपको बोला हुआ है तीन बल है, F1 F2 F3। एम द्रव्यमान पर इस प्रकार से कार्यरत है। अच्छा यही वाले सवाल का जवाब सेम है, जिसे एक बच्चा भी मुझे शायद पशुपति नहीं, क्या नाम था उसका, पतंजलि नहीं, पतंजलि तो भाई क्या नाम था भाई? पुष्पांजलि, सॉरी बेटा पुष्पांजलि, यस आई रिमेंबर योर नेम। तो पुष्पांजलि ने भी ये वाला सवाल अभी मुझे पूछा था। हाँ रामदेव वाला, पतंजलि नहीं, पुष्पांजलि। ये एक ऐसा भी सवाल है, ये हमारे मॉड्यूल का सवाल है। यहां पे एक द्रव्यमान लगा हुआ है, यहां पे काफी सारी स्प्रिंग लगी हुई है और बोला है सब में समान बल है, सब में समान बल है। ठीक है, तो बल समान है। अब इसमें से बोला कि एक को काट दिया जाए तो त्वरण कहां होगा? ठीक है, तो ये वाला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 8 में बोला हुआ है 3 बल एम द्रव्यमान पर इस प्रकार रख रहे, F2 F3 परस्पर लंबवत है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर बोला है कि साम्यावस्था में रहती है, यदि F1 को हटा दिया जाता है तो त्वरण क्या होगा? F1 को हटा देंगे तो त्वरण क्या आ जाएगा? तो देखो इसमें से जब भी एक बल को हटाएंगे तो देखो ऐसा सोचो ना यार कि मेरे पास 3 बल है, F1 प्लस F2 प्लस F3 जो है वह नेट 0 बना रहे हैं। ठीक है, अब मैंने F3 हटा दिया, जो हटाया वो कौन सा था? तो F3 हट गया सर, तो F3 हट गया तो यहां पर F1 प्लस F2 जो का F3 के परिमाण के बराबर होना चाहिए। तो नेट बल कितना लग रहा है? नेट बल F1 प्लस F2 लग रहा है और वही F3 के बराबर है। तो F3 बटे में द्रव्यमान, त्वरण आ गया, F3 बटे में द्रव्यमान। अब यहां पर क्या हटाया? यहां पे F1 को हटाया, जिसको भी हटाया बटे में द्रव्यमान आंसर होना चाहिए। यहां पे F1 को हटाया, क्यों सर? F1 को हटाया, तो F1 को हटाया, तो F1 को हटाने पर क्या हुआ सर? F1 को हटाने पर F1 बटे में द्रव्यमान कर दिया हमने। क्या आई सभी को बात समझ में? ठीक है, क्योंकि जो हटाया उतना ही तो बल लग रहा होगा। चलिए लेक्चर नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 13। ये कंसेप्ट सभी को चमका कि जो हटाऊंगा वही तो सबका रिजल्टेंट था, तभी तो उसने रोक के रखा हुआ था वहां पे। चित्र में लिफ्ट 2 मीटर प्रति सेकंड, हाँ ये भी बढ़िया सवाल है। चित्र में 2 मीटर, ये सब मॉड्यूल के सवाल है हमारे। ठीक है, ए पर लगाया आरोपित बल क्या हो जाएगा? देखो भाई, देखो रे जल्दी देखो रे बाबा, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। आज बहुत लंबी क्लासेस हो गई। चलो भाई आखिरी सवाल है ये, अब हम तो जा रहे हैं। आज मैं सुबह 1 बजे से दोपहर 1 बजे से लगातार पढ़ा रहा हूं। देखो यहां पर ये लिफ्ट है, ये रस्सी है। अब इसमें मतलब बार बार कमेंट मत करो यार, है ना। अब शांति से सुनो, बढ़िया सवाल है।
अब हमारे पास ए ब्लॉक है, बी ब्लॉक है। अब ये लिफ्ट जो है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है। ये ए ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है, ये लिफ्ट नीचे की तरफ 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से जा रही है। तो अब क्या होता है, अब हमें यहां पर पूछा गया है कि ए द्वारा बी पर आरोपित बल क्या होगा। तो यहां पर ए का द्रव्यमान दिया हुआ है, ए का द्रव्यमान दिया हुआ है, और ब्लॉक बी पर कितना बल लगाएगा ये बताना है आपको, ठीक है। ए का द्रव्यमान जो है वो 0.5 किलो है। अच्छा ये बताओ भाई, लिफ्ट अगर, अच्छा कितनों ने बना लिया ये क्वेश्चन नंबर 13, कितनों ने क्वेश्चन नंबर 13 बना लिया, कितनों ने क्वेश्चन नंबर 13 बना लिया, कितनों ने बना लिया? बहुत ही बढ़िया, जिसने बना लिया बहुत ही बढ़िया, है ना। क्यों? क्योंकि यहां पर कॉमन सेंस की बात थी। अब ये बताओ भाई, अगर लिफ्ट रुकी होती तो इसे कितना बल लगाना पड़ता? तो सर इसे बी पर बल जो होता, बी पर बल ये हो जाता m इंटू जी के। ये कितना हो जाता? एम ए इंटू जी के। अच्छा सर द्रव्यमान कितना है? 0.5 इंटू जी। अच्छा अब जी की जगह जी इफेक्टिव रख दो, बस यही तो सिखाया मैंने लिफ्ट में कि जी नीचे की, लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है तो जी माइनस ए आंसर आ जाएगा, खत्म कहानी। वहां पे 10 माइनस 8 कर लो, आंसर आ गया 5 न्यूटन, 5 न्यूटन का आंसर हो जाएगा। जी कितना था? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो 10 माइनस 4 ये 8 4 आ जाएगा। हाँ देखो 0.5 इंटू 10 माइनस 2 कर दो तो 8 बटा 2 आ जाएगा आंसर। चलिए ओके थैंक यू बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 मैंने पिछली बार बता दिया, सबका क्षेत्रफल निकालो, जिसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा आएगा उसमें संवेग में परिवर्तन या आवेग सबसे अधिक तो होगा। चलो दिव्या को बता दे, दिव्या ना इस दुनिया में गाना कैसे गाएंगे फिर, केसरिया तेरा। क्वेश्चन नंबर 5, 10 किलो द्रव्यमान का एक गुटका 1.5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्षैतिज दिशा में एक सपाट समतल पर गतिज है। अच्छा 10 न्यूटन का एक नियत बल लंबवत इस पर कार्य करता है 4 सेकंड के अंतिम। बेटी देखो क्या हो रहा है इसमें, अगर आप यहां पर अगर आप इसको तोड़ कर करो तो हो जाएगा ना यार, इसमें क्या दिक्कत है। यहां पे 10 किलो का द्रव्यमान है, 1.5 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील है। अच्छा फिर 10 न्यूटन का बल, अब ये इस दिशा में तो चल रहा है, एक्स दिशा में तो चलता रहेगा, तो एक्स दिशा में चलता रहेगा, तो एक्स दिशा में कितना चल जाएगा? 4 सेकंड में। 4 सेकंड में एक्स दिशा में चल जाएगा 1.5 इंटू 4। एक्स दिशा खत्म हो गई हमारी, एक्स दिशा खत्म हो गई। वाई दिशा में क्या हो रहा है? वाई दिशा में 10 न्यूटन का बल लंबवत कार्यरत है, तो 10 न्यूटन का बल जो है उसमें 4 सेकंड तक लगता है। 10 न्यूटन का बल लगेगा तो द्रव्यमान 10 किलो, मतलब वाई दिशा में त्वरण आ रहा है। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण हो गया, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या हो गया? त्वरण हो गया। तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर इसका त्वरण हो गया तो अब आप वाई दिशा का विस्थापन निकाल लो। प्रारंभिक वेग 0 वाई में तो हाफ AT स्क्वायर, हाफ इंटू 1 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 बटा 2 हो गया 8। तो इधर चल रहा है 8, इधर चल रहा है 6, तो परिमाणी आ गया 10। 8 और 6 का परिमाणी 10 होता है। लो बिना पेन उठा कर दिया हमने तो। क्लियर है कहानी? हाँ पुष्पांजलि का एक और सवाल बता देते हैं हम। ओके बस अब हो गया भैया, बहुत सारा हो गया। अब एक सवाल बेटा, ये वाला सवाल जो है मैंने क्लास में करवाया है। ये प्लेट है, इस प्लेट में कितनी गोलियां चलनी चाहिए ताकि ये प्लेट जो है वो विरामावस्था में रहे। तो देखो बेटा क्या हो रहा है, इसमें नीचे की तरफ mg लग रहा है और मान के चलो हर सेकंड जो है उसमें आंसर में प्रति मिनट दिया हुआ है, तो आप प्रति सेकंड निकालोगे इंटू 60 कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो प्रति सेकंड गोलियों कितनी गोली लगेगी, तो इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला सा बताता, F बराबर होता है संवेग में परिवर्तन। तो गोली टकरा कर वापस आ रही है तो 2mv बटे में प्रति सेकंड जो गोलियां लगती है वो 1/n बोल दिया हमने, मतलब हर सेकंड गोली कितनी लग रही? 1/n लग रही, तो n ऊपर चले जाएगा तो 2mvn। ये डेरिवेशन सा करा हुआ है क्लास में, इसको एक बार देखना जाकर। तो ये जो बल होगा इसको mg के बराबर कर दो, यहां से n की वैल्यू निकाल लो, आ गया आंसर। चिका रहा देख यहां पर, यहां पर ये एक रस्सी सी दी हुई है, ये द्रव्यमान है डिस्टेंस का, ये घिरनी है, यहां पे एक द्रव्यमान है, यहां पे एक द्रव्यमान है, ठीक है। त्वरण निकाल लिया, त्वरण निकाल लिया। त्वरण कैसे होगा? त्वरण कैसे होगा?
त्वरण जो होगा वो क्या होगा, नीचे की तरफ mg इधर लगा होगा, इधर का भी त्वरण निकालना, इधर का भी mg निकाल लेना, नेट का त्वरण निकाल लेना। ठीक है, तो त्वरण क्या आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा सर इधर का द्रव्यमान मान के चलो m1 है, इधर का द्रव्यमान मुझे नहीं पता, द्रव्यमान याद नहीं मुझे, तो यहां पर हो जाएगा m1 माइनस m1g माइनस m2g अपॉन में टोटल द्रव्यमान, तो इसका द्रव्यमान m3 है मान के चलो, तो इसका भी द्रव्यमान दिया हुआ, तो m1 प्लस m2 प्लस m3, m टोटल कर लेना। ठीक है, त्वरण आ गया। अब तुम्हें यहां से कुछ दूरी पर तनाव पूछा, यहां से कुछ दूरी पर तनाव पूछा, तो क्या करो, अब तुम इसको तोड़ लो, इस बिंदु पर से, है ना, इस बिंदु पर से। तो यहां पर अगर इसका खुद का एक अलग सा एफबीडी सा बना लू, मैं इसका एफबीडी सा बना लू, तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं कि सर यहां पर इसमें आगे की तरफ कुछ तनाव लग रहा है, इसे T1 बोल देते, पीछे की तरफ कुछ तनाव लग रहा होगा जिसे हम T2 बोलते थे, जो हमें निकालना है, और ये जा रहा है आगे की तरफ, तो ये T1 माइनस T2 बराबर होगा m की। अब तुझे T1 भी नहीं पता, तो T1 कहां से निकल जाएगा, T1 यहां से निकल जाएगा। इस वाले वस्तु में नीचे की तरफ त्वरण है a, इसमें निकल रहा है नीचे की तरफ, या नीचे या ऊपर देख लेना दिशा अपने हिसाब से, इधर m2g नीचे लग रहा है, अगर मान के चलो इसका तनाव, त्वरण मैंने ऊपर बोला था, तो इसका तनाव पहले यहां का तनाव निकालो, फिर यहां का तनाव निकलेगा। मैं भूल गया अब सारा फिजिक्स भूल गया भाई, मैं टाइम खत्म हो गया, फिजिक्स टाइम खत्म हो गया, अब नहीं बताऊंगा मैं। बहुत सारे सवाल बता दिए मैंने, है ना, मैंने शायद इतने सारे सवाल तो इतने कम टाइम में। अंशुल बेटा क्लास का सवाल क्यों पूछता है, अब जितने सवाल करवाए एक बार सारे फिर से करना सभी को, होमवर्क। चलिए लेक्चर नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 15। क्यों बता रहे हो सर, अभी तो आप मना बोल रहे थे। सकीना बिटिया दुखी कर दिया आपने मुझे। बेटा लेफ्ट वाले जो भी सवाल है उनमें देखो, अब ये कितना गजब सवाल है ना, दिखने में अरे तोते ही उड़ गए सर मेरे तो, यहां तो सर मेरे तो नींद ही नहीं आई। लेक्चर नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 15 में ऐसा बोला सर, ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट में एक समतल बना दिया सर, उसके बाद में ये लिफ्ट ऊपर नीचे जा रही है, तो क्या दिक्कत है तुम्हें पता है कि ये इसका त्वरण जी साइन थीटा होता है। अब जी की जगह जी इफेक्टिव रखो ना यार, इसमें क्या दिक्कत है, जी माइनस जी प्लस लिफ्ट ऊपर जा रही नीचे जा रही, उसके हिसाब से देख लो। ठीक है, आ गया समझ में? नहीं आज केमिस्ट्री क्लास नहीं होगी। डी क्यों दिया, अच्छा डी दिया है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। डी नहीं ए ही दिया मेरे इसमें तो आंसर ए। अच्छा बेटा ये दिया हुआ ना कि लिफ्ट ए मंदन से नीचे आ रही है, तो ए मंदन से नीचे आ रही है, मतलब त्वरण ऊपर की तरफ है, तो त्वरण ऊपर की तरफ, तो जी प्लस ए साइन थीटा आंसर आ गया। चलो ठीक है, ओके थैंक यू। देखो 2 लेक्चर और बच्चे हुए 9 और 10, जिसमें मैंने आपको अभी नहीं बताया। 9 और 10 के अगर 4-5 सवाल होंगे तो कल की क्लास में थोड़ी देर में और बता दूंगा, ठीक है, घबराओ ना, मैं यही हूं, ठीक है। तो 9 और 10 जो होंगे वो कल की क्लास में थोड़ी सी देर और मैं बता दूंगा। खुश? ठीक है, पढ़ के दिमाग तेज हो गया ना, चलो बहुत बढ़िया। हाँ लेक्चर नंबर 9 के और लेक्चर नंबर 10 के कल मैं स्टार्टिंग के 20 मिनट में 10-10 मिनट दोनों लेक्चर के सवाल बता दूंगा मैं, ठीक है। और अगली क्लास से, घर्षण की क्लास से हम रोज स्टार्टिंग के, बेटा नीचे आ रही है लेकिन मंदन है ना, फिर वही वाली बात कर रहे हो तुम। आगे चलती हुई गाड़ी पे ब्रेक लग रहा है तो पीछे की तरफ त्वरण होगा ना। 2 किलो वजन कम हो गया मेरा, ये बात समझाते समझाते।
भाई आगे की तरफ जा रही है, मंदन हो रहा, तो आगे जाती हुई लिफ्ट में मंदन मतलब त्वरण पीछे होगा। ठीक है। और दुखी आत्मा, मुझे पता, मैं सोच रहा था कि यार लेक्चर नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 17 भी मेरे दिमाग से निकला, मेरे आंखों के सामने गया, ये किसने पूछा क्यों नहीं, है ना। जाते जाते एक लाला ने, अच्छा लाला नहीं लाली है, तो इसने रोक ही लिया, बोले सर ये भी बता के ही जाओ। बेटा यहां पर आपको 20 किलो का त्वरण बताना, तो क्या करना होगा, यहाँ पे एक 10 किलो का, एक 20 किलो का द्रव्यमान है, ठीक है। इसमें आगे की तरफ 200 न्यूटन का बल लग रहा है। अब बोला ये तो मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने बता दिया। तो यहां पर ये 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका त्वरण है, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या होगा, 10 किलो वाले का आगे की तरफ 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण है, मतलब 10 किलो वाले पे आगे की तरफ 120 न्यूटन का बल लग रहा है, तभी तो उसका 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण है। सिद्धि बेटा इधर देखो, इस सवाल को सिद्ध करना है हमें। अभी मेरा लाला स्कूल जाता है, मेरा लाला भी बोल ही नहीं पा रहा बेटा ना, अभी बहुत छोटा है हमारा लाला। तो देखो, तो ये 10 किलो का द्रव्यमान जो है वो 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चल रहा है। तो यहां पर क्लास में करवाता, हाँ क्लास, अब तो नहीं बता रहे। दिव्या केसरिया बिटिया ने बोल दिया कि क्लास में करवाया क्वेश्चन है, मतलब ये तो पत्थर की लकीर हो चुकी है। फिर भी बता देते एक बार हिंट, ये आगे की तरफ जा रहा है 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, मतलब 120 न्यूटन का बल आगे की तरफ लग रहा है, मतलब उतना ही बल स्प्रिंग इस पे पीछे की तरफ लगा रही है, क्योंकि स्प्रिंग विपरीत दिशा में बल लगाती है। तो 20 किलो वाले पे 120 पीछे लग रहा है, 200 न्यूटन आगे लग रहा है। तो 200 माइनस 120 मतलब कि 80 न्यूटन। 80 न्यूटन इस पे परिमाणी बल है, 80/20 मतलब 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण होगा इसका। ठीक है, चलिए ओके। अब कॉन्फिडेंस आ गया इस चैप्टर में। क्या अब सब गाना गाओगे, हम भी है होश में बातें कर तू, नहीं हम भी है जोश में बातें कर तू होश में। क्या अब न्यूटन के गति के नियम में आंखों में आंखें डालकर यह गाना गा दोगे आज? चलो विक्रम सर, हाँ विक्रम सर भी आएंगे बेटा, चिंता ना करो। ठीक है भाई, तो जितना बड़ा एक बार रिवाइज करना, मिलते हैं हम कल। क्या सभी चीजें, अंशुल बेटा अब तो क्यों दुखी हो रहा है इस सवाल को लेकर? मुझे ये वाला सवाल क्लास में डिस्कस करवाया बेटा, एक बार क्लास में जो कराया उसे देख लो। हाँ जय बेटा जय, आप ही के चक्कर में हम लेक्चर नंबर 8 तक पहुंचे। आपने बीच में मोटिवेशन दिया था पूरी क्लास को कि यार हम बहुत स्लो चल रहे हैं, हमको तेज करना चाहिए। तो अब कल इसी स्पीड में हम आगे के 2 लेक्चर के चैप्टर्स, मतलब आगे के 2 चैप्टर्स भी कर लेंगे, मतलब 2 लेक्चर के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे। मैंगो सर चले गए यार, मैंगो सर को हमने रोकने की कोशिश करी लेकिन माने नहीं, चले गए वो। अब चलिए, तो अब हम मिलते हैं कल। थैंक यू, टाटा बाय बाय। हाँ घर्षण, कल घर्षण पढ़ाएंगे। अब घर्षण पढ़ाना पड़ेगा, जिंदगी में बहुत घर्षण आ गया अब ये सवाल बता के।